सो डियर फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। मैं शैलेश, आपका दोस्त और होस्ट, आप सभी का वेलकम करता हूं सोलर टेक्नोलाइंस की शानदार से जूम मीटिंग में। डियर फ्रेंड्स, आज संडे है और आज के दिन हम बात करेंगे एक टेक्निकल सेशन के बारे में, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है दोस्तों। इवन हम डिस्कस करेंगे दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो ई रुपया लॉन्च हो रहा है उसके बारे में भी। और साथ ही साथ हम मेटावर्स प्लस एनएफटीज के बारे में भी यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। मेरी आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, ये रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा जिसको मैं यूट्यूब पर अवेलेबल करवा दूंगा आप सभी के लिए। तो इस यूट्यूब लिंक को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ दोस्तों, इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए मुझे बहुत सारी बुक्स पढ़ना पड़ी, बहुत सारे वीडियोस देखना पड़े, तब जाकर ये जानकारी कलेक्ट हो पाई है। ओके, तो पूरी इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली होता क्या है। जनरली अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में लोगों का ऐसा मानना है कि क्रिप्टो करेंसी जनरली शेयर मार्केट जैसा है, जबकि नहीं है दोस्तों। ओके, कुछ लोगों का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी जुआ सट्टा जैसा है, जबकि नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि क्रिप्टो ऐसा है, क्रिप्टो वैसा है, जबकि क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एक प्रकार की टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम है और लोग इस टेक्नोलॉजीज के माध्यम से पैसा अर्न कर रहे हैं। तो बेसिक समझिए क्या होता है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो का मीनिंग होता है दोस्तों गुप्त, मतलब छुपा हुआ। और करेंसी का मतलब क्या होता है, मुद्रा। आज हर देश की अपनी मुद्रा है दोस्तों। हम क्या यूज करते हैं, इंडियन रुपीस। कैसा होता है, इसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी हमें दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये डिजिटल रूप है दोस्तों, करेंसी का डिजिटल रूपांतरण। दिखाई तो नहीं देगा, छू भी नहीं सकते, महसूस भी नहीं कर सकते, लेकिन ये वर्क वैसे ही करता है दोस्तों जैसे एक आम करेंसी करता है। ओके, आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो इंडिया में भी बहुत सारे पैसे ऐसे हैं दोस्तों जहां पर क्रिप्टो को एक्सेप्ट किया जा रहा है। ओके, और वर्ल्ड वाइड आज की डेट में क्रिप्टो रनिंग में है। अभी आपको पता चलेगा आगे के पेजेस में कि क्रिप्टो करेंसी कहाँ कहाँ पर चल रहा है। ओके, तो एक डिफरेंस मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ क्रिप्टो करेंसीज और फिजिकल करेंसीज में। फिजिकल करेंसीज में इंडियन रुपीज आता है, यूएस डॉलर आता है, यूरो आता है, येन आता है। मतलब वर्ल्ड की जो कॉमन करेंसीज है या फिजिकल करेंसीज है हर देश की, वो यहाँ पर फिजिकल करेंसी काउंट होती है। और क्रिप्टो करेंसीज में सबसे पहला नाम आता है दोस्तों बिटकॉइन का। वर्ल्ड की सेकंड नंबर की करेंसी है दोस्तों इथेरियम, फिर बीएनबी, फिर मैटिक, रिपल, बहुत सारी करेंसीज। और हम वर्क करते हैं दोस्तों एसटीए टोकन में। ओके, अच्छा, क्रिप्टो करेंसीज कहाँ कहाँ पर यूटिलाइज हो रहा है तो देखिए, फोटो मैंने आपके साथ शेयर किया है। क्रिप्टो विला के नाम से एक रेस्टोरेंट खुला हुआ है दोस्तों भोपाल मध्य प्रदेश में, एमपी में। ओके, एमपी मध्य प्रदेश का जो कैपिटल है भोपाल है दोस्तों, और भोपाल जैसी सिटी में क्रिप्टो विला खुला है। ध्यान से पढ़िए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्रिप्टो एंड बिस्ट्रो। मीन्स एक रेस्टोरेंट है जिसमें आप जाकर कॉफी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, बर्गर खा सकते हैं, पिज्जा खा सकते हैं, इवन हर वो काम कर सकते हैं, मतलब हर वो चीज वहां पर जो अवेलेबल है वो आप खा पी सकते हैं। ओके, अब जब भी आप पेमेंट करेंगे तो पेमेंट वहां पर इंडियन रुपीज में नहीं होता है। उस पर्टिकुलर कैफे का नाम क्या रखा है, क्रिप्टो विला। तो वहां पर पेमेंट भी दोस्तों क्रिप्टो करेंसीज के माध्यम से ही किया जाता है, और फोटोग्राफ्स आपको दिखाता हूँ आगे। देन क्रिप्टो करेंसीज के एटीएम भी अवेलेबल है दोस्तों। बैंगलोर जैसी सिटीज में आप जाएंगे तो क्रिप्टो का एटीएम आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप फोन पे, जी पे से पेमेंट करते हैं क्यूआर कोड स्कैन करके और पेमेंट हो जाता है, उसी प्रकार से क्रिप्टो के एटीएम अवेलेबल है। यहाँ पर आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा, उसमें आप अपना क्रिप्टो स्कैन करके दे देंगे, बदले में आपको इंडियन रुपीस मिल जाएगा। तो बैंगलोर में एटीएम्स अवेलेबल है। बैंगलोर में एक टी स्टॉल है दोस्तों जहां पर क्रिप्टो को एक्सेप्ट किया जाता है। देखिए यहाँ पर बैनर के ऊपर लिखा हुआ है क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड हियर। मीन्स क्रिप्टो से ये बंदा पेमेंट लेता है अपनी चाय का। इमेजिन करिए दोस्तों क्या क्या हो रहा है मार्केट में। ओके, क्रिप्टो करेंसीज के एटीएम वर्ल्ड वाइड है दोस्तों, जिसमें दुबई जैसे कंट्री में भी क्रिप्टो करेंसीज के एटीएम आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, दुबई कैसा कंट्री है दोस्तों। दुबई एक ऐसा कंट्री जहां पर क्रिप्टो को लेकर लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं। दुबई दुनिया का सबसे स्ट्रिक्ट कंट्री माना जाता है, और ऐसे कंट्री में क्रिप्टो करेंसीज को के एक्सपो भी होते हैं दोस्तों। एक्सपो का मतलब समझे आप, जैसे विज्ञान की प्रदर्शनी लगती है या किसी भी चीज की प्रदर्शनी लगती है, उसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसीज की प्रदर्शनी यहाँ पर लगती है दुबई जैसे कंट्री में। तो कुछ तो बात होगी दोस्तों, तभी एक्सेप्ट हो रहा है यहाँ पर। ओके, अब जान लेते हैं दोस्तों इवोल्यूशन ऑफ मनी के बारे में। देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन
एक आम व्यक्ति या एक कॉमन मैन इसको एक्सेप्ट नहीं करता। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, समय के साथ परिवर्तन तो होता ही होता है। जैसे आज से हजारों साल पहले की मैं बात करूं, उस समय पर ना तो रुपया था ना पैसा था। अब ट्रांजेक्शन कैसे करें? तो ट्रांजेक्शन का जो रूप था दोस्तों, वो था बार्टर सिस्टम के तहत, मतलब वस्तु विनिमय, जिसमें ना तो आप एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी और ली जाती थी दोस्तों। ये एक ट्रांजेक्शन का स्वरूप होता था। ओके, इसके बाद थोड़ा सा एक समय बदला। अच्छा, वस्तुओं का आदान प्रदान कैसे होता था? जैसे चावल के बदले गेहूं ले लिया, जानवरों के बदले जानवरों को आपस में एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, समय थोड़ा सा और परिवर्तित हुआ। फिर दोस्तों गोल्ड मार्केट में आया और गोल्ड के माध्यम से ट्रांजेक्शन होना शुरू हुआ। अब यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही थी। क्या? जैसे मान लीजिए आपने 10 किलो चावल खरीदे, तो 10 किलो चावल के अगेंस्ट में आप कितना गोल्ड पे करेंगे? एक पूरा बिस्किट या आधा बिस्किट या उसका एक टुकड़ा? ये एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ती थी। धीरे धीरे गोल्ड का चलन भी चला गया, समय और परिवर्तित हुआ। मेटल्स कॉइन मार्केट में आए, जिसमें हमने तांबा, पीतल, गोल्ड, सिल्वर सभी के कॉइन्स मार्केट में देखे। इससे ट्रांजेक्शन होना शुरू हुआ। समय और परिवर्तित हुआ दोस्तों, और पेपर करेंसीज अस्तित्व में आई। पेपर करेंसीज जब अस्तित्व में आई तो नोट का साइज बहुत बड़ा हुआ करता था। आपको याद होगा, 100 रुपए का जो नोट था वो हमारी हथेली के बराबर का होता था, मात्र 100 रुपए का नोट। तो इमेजिन करिए कितनी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती होगी बड़ा अमाउंट कैरी करने में। ओके, इस प्रकार से पेपर करेंसीज का एक दौर निकला। उस समय पर आरबीआई अस्तित्व में आया था। दिसंबर 1935 के आसपास, 1935 के आसपास आरबीआई की स्थापना हुई थी। फिर आरबीआई ने इसको हैंड ओवर कर लिया था। पहले ये अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया था पेपर करेंसीज। ठीक है, उसके बाद प्लास्टिक मनी आया, प्लास्टिक कार्ड आया, मतलब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। जनरली आप और हम इसे एटीएम कार्ड कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर बड़ा परिवर्तन था, एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन चेंज देखने को मिला पूरे वर्ल्ड में। लेकिन आम लोगों ने एटीएम कार्ड्स को एक्सेप्ट नहीं किया। क्या कहते थे लोग? बोले मैं क्या करूंगा एटीएम लेकर, मेरे क्या काम का है? मैं तो बैंक जाऊंगा, पर्ची भरूंगा और लाइन में लगकर पैसा निकाल कर घर पहुंचूंगा। करेक्ट, होता था ऐसा। लेकिन समय के साथ लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया। फाइनली सन 2008 और 9 के दरमियान इंडियन गवर्नमेंट ने, मतलब आरबीआई ने आदेश पारित किया हर बैंक को, और कहा कि जितने भी बैंक अकाउंट होल्डर्स आपके यहाँ पर हैं, उन सभी बैंक अकाउंट होल्डर्स को एटीएम कार्ड्स लेना कंपलसरी होगा। तब जाकर बैंकों के थ्रू आपको एटीएम्स की फैसिलिटीज मिलना शुरू हुई। आपको याद होगा, बैंक में जब हम जाते थे पैसा जमा करने या निकालने के लिए, तो मैनेजर बोलता था या बैंक का एम्प्लॉय बोलता था कि यार आप एटीएम क्यों नहीं ले लेते, आप एटीएम ले लो, बार बार बैंक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत दिनों बाद हमने फाइनली एक्सेप्ट किया कि हाँ, एटीएम हमारे काम का है। जबकि फैसिलिटीज किसके लिए थी? ये सर्विसेज किसके लिए थी? कॉमन मैन के लिए। क्या फैसिलिटीज थी? कि रात को 2 बजे आपको पैसा चाहिए, बैंक नहीं भी खुला है, तो आप बैंक एटीएम जाकर पैसा निकाल सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ सिटी है, मान लीजिए आप बैंगलोर जैसे सिटी में खड़े हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं आप, और बैंगलोर में आपको पैसों की जरूरत है, तो आप एटीएम जाकर पैसा निकाल सकते हैं। तो फैसिलिटीज कुल मिलाकर हमारे लिए थी, लेकिन हमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि परिवर्तन को लोग आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते। सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉनिक्स मनी आया दोस्तों, तब भी ऐसे ही कुछ हमें देखने को मिला। अब इलेक्ट्रॉनिक्स मनी मतलब क्या? जैसे पेटीएम आया था, फोन पे आया, जी पे आया, इस समय पर भी लोगों ने इसे डिनाई कर दिया। क्या बोलते थे लोग मालूम है? लोग बोलते थे यार ये पेटीएम वेटीएम डाउनलोड मत कर देना, ये अकाउंट खाली कर देगा आपका। जबकि ऐसा हुआ क्या? कभी किसी का अकाउंट खाली हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। पेटीएम को 4 साल लगे ये बताने में कि आपको बार बार बैंक जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे अपने ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। कितनी अच्छी फैसिलिटीज थी, लेकिन हमने डिनाई किया इसको भी। फाइनली 4 सालों के बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक्स मनी को एक्सेप्ट करना शुरू किया। बहुत डरते हैं दोस्तों हम लोग, और ऐसे ही कुछ नजारा हमें देखने को मिला दोस्तों सन 2009 में, जब क्रिप्टो करेंसीज की शुरुआत हुई। लोग क्या बोलते थे? जो करेंसी दिखती ही नहीं है उसको लेकर हम क्या करेंगे, कैसे विश्वास करें इसके ऊपर। लेकिन जिन लोगों ने सन 2009 में क्रिप्टो करेंसीज में निवेश किया दोस्तों, वो लोग करोड़पति नहीं बने, अरबपति और खरबपति बनकर बैठ गए दोस्तों। इमेजिन करिए किस रेट पर उन्होंने एंट्री की होगी क्रिप्टो करेंसीज के मार्केट में, और कितना पैसा बनाया होगा। तो ये है दोस्तों इवोल्यूशन ऑफ मनी। तो परिवर्तन संसार के नियम है, और जो लोग परिवर्तन एक्सेप्ट कर लेते हैं वो भी अच्छे खासे प्रॉफिट में रहते हैं। अच्छा, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं दोस्तों जिन्होंने क्रिप्टो करेंसीज को एज लीगल टेंडर घोषित किया है, जिसमें सबसे पहला कंट्री है दोस्तों
अल सल्वाडोर। सितंबर 2021 में अल सल्वाडोर ने सबसे पहले क्रिप्टो करेंसीज को एज लीगल टेंडर घोषित कर दिया। ओके, और इसी की तर्ज पर अफ्रीकन रिपब्लिक्स में कुछ 8 कंट्रीज आती हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसीज को एज लीगल टेंडर घोषित किया, और इसके अलावा और भी कुछ कंट्रीज आ रही हैं दोस्तों जो कि क्रिप्टो करेंसीज को अब एक्सेप्ट कर रही हैं। ओके, देन 4 इंपॉर्टेंट रीजंस है दोस्तों यहाँ पर आपके लिए कि क्रिप्टो करेंसीज की आवश्यकता क्यों पड़ी। सोचकर देखिए क्या ऐसे कारण रहे होंगे, क्यों लेकर आए क्रिप्टो करेंसीज को। तो सबसे पहला कारण बनता है दोस्तों आपका और हमारा बैंक। क्या आप जानते हैं कि बैंक में रखा पैसा सेफ नहीं होता है? क्यों? आज की डेट में अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास 10 लाख रुपए कैश हैं, मैं इसे कहाँ रखूं, तो आप क्या कहेंगे? ऑब्वियसली बैंक में रखने का ही कहेंगे। घर में रखने के लिए मना करेंगे, आपकी चोरी होने का डर है, लेकर घूम नहीं, मैं सकता नहीं हूँ, कहाँ रखूंगा ये 10 लाख रुपए? बैंक में रखूंगा। लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि बैंक में रखा पैसा सेफ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। जब आप बैंक जाते हैं, फॉर्म भरते हैं, बहुत सारी जगहों पर आप सिग्नेचर कर देते हैं, छोटी छोटी लाइनों में कुछ लिखा होता है, हम तो पढ़ते भी नहीं उसमें क्या क्या लिखा है। साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों कि जिस दिन भी आपके बैंक का दिवालिया घोषित होगा, जमा पूंजी का सिर्फ 10% आपको मिलेगा। मतलब मान लीजिए कि आपका 1 लाख रुपए बैंक में जमा है और बैंक का रातों रात दिवालिया घोषित हो गया, तो 10% कितना हुआ इसका? सिर्फ 10,000 रुपए मिलेगा आपको। बचा हुआ 90,000 रुपए आपका डूब गया, भूल जाओ आप इसको। ओके, अच्छा, अभी इस रूल को चेंज किया फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने। क्या लिमिट कर दी? 5 लाख रुपए तक की लिमिट कर दी। राहत किसको मिली दोस्तों? मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिलीज को। अब अपर क्लास तो अभी भी रो रहा है दोस्तों। क्यों? क्योंकि देखिए किसी का अगर 3 लाख रुपए बैंक में जमा है, बैंक का दिवालिया घोषित हो जाता है, तो मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 5 लाख की। कितना मिल जाएगा दोस्तों 3 लाख वाले को? 3 लाख पूरा मिल जाएगा। किसी का 4 लाख है तो 4 लाख पूरा मिल जाएगा। किसी का 1 करोड़ रुपए बैंक में जमा है तो कितना मिलेगा? सिर्फ 5 लाख रुपए। कितना डूबेगा दोस्तों? 95 लाख, 95 लाख रुपीज डूब जाएगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि बैंक में रखा हुआ पैसा सेफ नहीं माना जाता था। इस कारण से क्रिप्टो करेंसीज को इजाद किया गया ताकि व्यक्ति अपना पैसा अपने पास रख सके। और क्या नाम दिया गया दोस्तों उसे? क्रिप्टो। क्रिप्टो वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि इसका मतलब ही क्या होता है? गुप्त, कि व्यक्ति अपना पैसा अपने पास रख सके, कितना हो कोई ना जान सके, इसलिए यहाँ पर गुप्त करेंसी से नाम दिया गया था। ओके, अच्छा, दूसरा कारण है क्रिप्टो करेंसीज के आने का क्या, कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री जब पैसा भेजना होता था तो 2 प्रॉब्लम फेस करना पड़ते थे। पहला, एक तो 7 से 10 दिन का समय लग जाता था, और दूसरा मोटा कमीशन भी देना पड़ता था। 8 से 13% तक का कमीशन स्लैब चलता था दोस्तों। मान लीजिए आपको अमेरिका यहाँ से 10 लाख रुपए भेजना है, तो 10 लाख रुपए पर 8% का भी कमीशन स्लैब हम पकड़े तो 80,000 रुपए कट जाएंगे आपके काय में, कमीशन में। बचा कितना दोस्तों? 9,20,000 रुपए सामने वाले के पास रिसीव होंगे। कितने दिन में? 7 से 10 दिनों में। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स को खत्म करना चाहा। कैसे? क्रिप्टो के माध्यम से। आज आप क्रिप्टो से पेमेंट करिए, कितना टाइम लगेगा? मात्र 1 सेकंड से लेकर मैक्सिमम 5 सेकंड तक का समय लेगा क्रिप्टो करेंसी पेमेंट ट्रांसफर करने में। अच्छा, कितना आप कर सकते हैं? तो 1 रुपए से लेकर आप 1,000 करोड़ का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कुछ ही सेकंड्स में हो जाएगा। और तो और दोस्तों, एक और प्लस पॉइंट है यहाँ पर। क्या? कि फीस बहुत कम लगेगा दोस्तों। जहां पर 8 से 13% का फीस लग रहा था, वहां पर मात्र 50 से 100 रुपए के बिटवीन ही आपका काम हो जाएगा। ये भी मैंने मैक्सिमम अमाउंट बता दिया। ओके, तो दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया वाया क्रिप्टो करेंसीज। टेक्नोलॉजी क्या करती है? सुविधा देती है। कोई सुविधा हमें यहाँ पर भी मिली। अच्छा, आप लोग फोन पे चलाते होंगे, पेटीएम चलाते होंगे, जीपे आप यूज करते होंगे। क्या होता है इसमें? एक लिमिट सेट होती है। कैसी लिमिट है? जैसे मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए यहाँ से किसी फ्रेंड को भेजना है। ओके, तो क्या करेंगे आप? एक दिन में 1 लाख की लिमिट है, पर डे आप 1-1 लाख करके 10 दिन में 10 लाख रुपए भेज पाएंगे इन एप्लीकेशंस के माध्यम से। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि इन एप्लीकेशंस के माध्यम से आप आउट ऑफ कंट्री किसी को पेमेंट भेज सकते हैं क्या? अमेरिका पैसा जाएगा क्या इससे? नहीं जाएगा। किसी भी कंट्रीज में आप इसको यूज नहीं कर सकते। मतलब ये सिर्फ इंडिया तक सीमित है। तो ये प्रॉब्लम भी आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाता है कि आप वर्ल्ड वाइड खड़े हैं, क्रिप्टो को यूज कर पाएंगे। अच्छा, तीसरा प्रमुख कारण माना जाता है क्रिप्टो करेंसीज के आने का कि पूरे वर्ल्ड के लिए कॉमन करेंसी डिजाइन की गई। मतलब आज की डेट में आप एक चीज सोचिए कि आपके पास 1 करोड़ रुपए है, आप 1 करोड़ रुपए लेकर अमेरिका चले गए। मुझे बताइए क्या यहाँ पर कुछ काम आएगा ये 1 करोड़ रुपए? अमेरिका के लिए तो ये शून्य हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डॉलर चलता है। अच्छा, कोई व्यक्ति 1 करोड़ डॉलर लेकर इंडिया आ जाता है, तो इंडिया में ये पैसा काम आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि इंडिया में इंडियन रुपीस चलता है।
कहने का मतलब है कि हर देश की अपनी अपनी करेंसीज है, वहां पर वही करेंसी एक्सेप्ट होती है, क्योंकि ट्रांजेक्शन्स के बहुत सारे चार्जेस लग जाते हैं कन्वर्जन करने के। ओके, तो पूरे वर्ल्ड के लिए कॉमन करेंसी बनाई गई ताकि आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहें, अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसीज हैं तो आप क्रिप्टो से पेमेंट करके अपना काम कर सकते हैं। और चौथा और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्रिप्टो के आने का, जब लोगों के पास पैसा आता था तो वो या तो जमीन खरीदते थे या फिर सीधा गोल्ड खरीद के रख लेते थे, होता था ऐसा। अब समय बदल गया दोस्तों, अब लोग डिजिटल करेंसी खरीद लेते हैं, डिजिटल एसेट्स बना लेते हैं। ओके, ताकि पैसा जो है वो बढ़ता भी रहे और सिक्योर भी रहे। ओके, देन आपको जानकारी के लिए एक चीज बता दूं दोस्तों कि इंडियन गवर्नमेंट खुद अपना ई रुपया लॉन्च कर रहा है। जानते हैं क्यों लेकर आ रहा है इंडियन गवर्नमेंट अपना ई रुपया? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि हर साल जो भी मतलब जब भी नोट प्रिंट होता है तो उसकी प्रिंटिंग और सिक्योरिटीज का जो कॉस्ट है वो बहुत लमसम जाता है। यहाँ पर मैंने एक स्क्रीनशॉट अटैच किया हुआ है, देखिए। प्रिंटिंग एंड सिक्योरिटी कॉस्ट ऑफ इंडियन रुपीस कितना आया था दोस्तों, पता है आपको? इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 आरबीआई स्पेंड कितना, 4,984.8 करोड़, मतलब 4,984 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने काय में खर्च कर दिए, सिर्फ नोट को प्रिंट करने में और उसकी सिक्योरिटीज में। इमेजिन करके देखिए दोस्तों कि हर बार लगभग 5,000 करोड़ रुपए काय में खर्च हो जा रहे हैं सिर्फ नोट को छापने और उसकी सिक्योरिटीज में। तो इमेजिन करिए दोस्तों, आज की डेट में अगर क्रिप्टो करेंसीज इंडियन गवर्नमेंट खुद अपना लेकर आता है, जिसको नाम दिया जा रहा है ई रुपया, ठीक है, तो इस ई रुपया को बनाने में क्या लगा होगा इंडियन गवर्नमेंट का, मैं एग्जांपल के लिए लेता हूं। मान लो कि 1 लाख रुपए की कॉस्ट का एक कंप्यूटर गवर्नमेंट ने खरीदा और ऐसे 100 कंप्यूटर्स भी खरीदना पड़ गया, तो गवर्नमेंट का 1 करोड़ रुपए तो खर्च हो रहा है। कितना बचेगा? पूरा 5,000 करोड़ रुपए बच रहा है दोस्तों, क्योंकि 1 करोड़ रुपए आरबीआई के लिए ऊंट के मुंह में जीरा समान है। ओके, देन दूसरा कारण है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अपना ई रुपया, अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का। क्या कारण है दोस्तों कि इंडिया एक बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, क्या? डुप्लीकेट करेंसीज का, जिसको हम काउंटर फिटिंग कहते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी, वेब सीरीज है शाहिद कपूर की, फर्जी नाम का एक मूवी चल रहा है दोस्तों, कभी उसको टाइम निकाल कर देखिएगा। कितना करोड़ रुपए, ये एक रियल स्टोरी पे आधारित मूवी है दोस्तों, कितना करोड़ रुपए जो है आउट ऑफ कंट्री से, मतलब कि हमारे जो दुश्मन देश है वहां से आता है, इस मूवी में दिखाया गया है, और इंडिया में उसको धीरे धीरे सप्लाई किया जाता है। उसका डुप्लीकेशन का जो रेशो है दोस्तों वो इतना हाई रहता है, इतना हाई रहता है कि कोई भी इसे ट्रेस नहीं कर सकता, एक कॉमन मैन तो बिल्कुल नहीं पकड़ सकता। सिर्फ एक मशीन लगाकर वो लोग चेक करते हैं, लेकिन मशीन भी उसको बाद में डिटेक्ट करना बंद कर देती है। मशीन कहती है कि हाँ भाई अच्छा है, मतलब रियल नोट है, दिखने में बिल्कुल रियल लगेगा, मशीन भी उसको नहीं पकड़ पा रही, तो लोग उसको यूज करना शुरू कर दिए थे मार्केट में। ओके, बाद में फिर वो चीजें पकड़ में आई थी, कभी टाइम मिले तो आप देखिएगा। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि क्रिप्टो सॉरी वर्ल्ड वाइड जो पेपर करेंसीज चल रही है उसमें इंडियन गवर्नमेंट की जो करेंसी है इंडियन रुपीज आईएनआर, इसकी भी तो डुप्लीकेसी होती है। इस केस में क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारे देश को इकोनॉमिकली बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, तो एक ये बड़ा प्रॉब्लम है। इसके अलावा तीसरा एक और बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था, क्या? फिजिकल करेंसीज का डैमेज हो जाना। फिजिकल करेंसीज मतलब इंडियन रुपीज का। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए कि आपके पास 2,000 रुपए का नोट था, गलती से आपके बच्चे के पास या उसके हाथ में आ गया, बच्चा छोटा था, उसने खेलते खेलते इस नोट के 10 टुकड़े कर दिए। अब बताइए क्या ये नोट आपके काम का है? 2,000 रुपए का नोट है, फट गया, पूरी तरह से फाड़ दिया बच्चे ने, अब तो ये बिल्कुल काम का नहीं है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए एक और स्क्रीनशॉट मैंने अटैच किया हुआ है, क्या लिखा है इसमें कि एज पर दी आरबीआई रूल, अगर नोट डैमेज होता है तो उसको आप अपने सेविंग अकाउंट में जाकर जमा करवा सकते हैं। ठीक है, अब आप बैंक गए, बैंक में जाकर आपने उसको अपने ही सेविंग अकाउंट में जमा करवा दिया। अब मुझे बताइए, बैंक ने ये नोट आपसे ले लिया, बदले में आपके अकाउंट पे 2,000 रुपए चढ़ा दिए, क्या अब ये नोट बैंक के काम का है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि बैंक के लिए तो फटा हुआ नोट है। अच्छा, बैंक क्या करेगा, इस नोट को आरबीआई के पास भेज देगा। आरबीआई इसको क्या करेगा? आरबीआई क्या इस नोट को चिपकाने बैठेगा कि अब फटा हुआ नोट है चलो इसको टैप लगा के चिपकाते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या करेगा आरबीआई? आरबीआई इसका डाटा मेंटेन करेगा, मींस इस नोट का सीरियल नंबर नोट डाउन किया जाएगा और उसको बर्न कर देगा, मतलब जला देगा कि इतने नोट बर्न हो गए। तो क्या लगता है दोस्तों, 2-4 नोट ही हर साल बर्न होते होंगे? हजारों करोड़ रुपए के नोट बर्न हो जाते हैं दोस्तों, डैमेज हो जाते हैं। अभी होली का टाइम गया दोस्तों, कितने नोट खराब हुए होंगे रंगों से। करेक्ट। तो इस कंडीशन में भी इंडियन गवर्नमेंट को एक बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था कि इन केस नोट डैमेज होता है या करेंसी डैमेज होता है, उतने नोट को
मतलब खपत खत्म कर देते हैं उसकी। ओके, तो ये एक प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए 3 कारण मैंने आपको बताया कि इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट अपना खुद का डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रहा है। कैसा होता है डिजिटल करेंसी देखना चाहेंगे तो इस स्क्रीन पर देखिए। सीबीडीसी मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसीज ने कहा है दोस्तों कि 80 सेंट्रल बैंक्स ऐसे हैं जो अपना खुद का डिजिटल करेंसी लॉन्च करेंगे। 80 कंट्रीज के जो है अपने खुद के डिजिटल करेंसी यानी क्रिप्टो करेंसी लाइक लॉन्च किया जाएगा। ये किसने कहा है दोस्तों? ईबीएस के चीफ गवर्नर जो हैं क्रिस्टिन, इनका नाम है दोस्तों, इन्होंने क्रिस्टिन लगार्डे, इन्होंने कहा है कि 80 जो है सेंट्रल बैंक्स हैं जिन्होंने कहा है कि हम हमारा क्रिप्टो करेंसी या हमारा खुद का डिजिटल करेंसी लॉन्च करेंगे। सबसे पहले कौन लेकर आया दोस्तों अपना खुद का डिजिटल करेंसी? देखिए, चाइना ने अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च किया डिजिटल आरएमबी के नाम से। ओके, ये फर्स्ट डिजिटल करेंसी है दोस्तों पूरे वर्ल्ड के लिए, जिसने सबसे पहले चाइना ने ही इसकी शुरुआत करी। उसके बाद 5 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने जनवरी 2023 में फाइनली लॉन्च किया दोस्तों अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी, अपना खुद का डिजिटल करेंसी, जिसमें सबसे पहला नाम है दोस्तों किसका? बहामास का, जिसने अपना सेंट डॉलर जो है स्टार्ट किया। सेकंड नेम आता है दोस्तों ईस्टर्न कैरेबियन सेंट्रल बैंक, जिसमें डी कैश के नाम से अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च किया। फिर आता है दोस्तों बैंक ऑफ नाइजीरिया, जिसने ई नायरा के नाम से अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च किया। फिर आता है दोस्तों बैंक ऑफ जमैका, जिसने जेमडैक्स के नाम से अपना क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया। और 5वें नंबर पर है दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब आरबीआई ने अपना खुद का डिजिटल रुपया या ई रुपया लॉन्च किया दोस्तों। ओके, इंग्लैंड जो है दोस्तों आल्सो ट्राइंग कर रहा है कि मतलब इंग्लैंड जो है वो भी अपना खुद का डिजिटल पॉन्ड लाने की तैयारी में है 2025 तक। तो इसका भी आने वाला है, मतलब ऑलमोस्ट तैयारी चल रही है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन मैंने शेयर किया हुआ है, ध्यान से देखिए। कुछ सिक्के नजर आ रहे हैं, हो सकता है थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा। ये 50 पैसे का सिक्का है, ये 1 रुपए का सिक्का है। उसके बाद 2 रुपए का नोट है, 5 रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट है, 20 रुपए का नोट है, 50 का है, 100 रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए का और 2000 रुपए का नोट है। तो ये फिजिकल फॉर्म नहीं है दोस्तों, ये डिजिटल फॉर्म है। ओके, इसलिए इस नोट को मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, जूम नहीं हो पाएगा, स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको दिखाऊंगा, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, जूम करके आप देखिएगा। ओके, अच्छा, इसके क्या बेनिफिट्स होंगे दोस्तों? इंडियन गवर्नमेंट लेकर तो आ रहा है, इसके कारण भी हमने जान लिया कि क्यों लेकर आ रहा है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। क्या बेनिफिट्स होंगे दोस्तों? तो सबसे पहले देखिए टेक्नोलॉजिकल इफिशिएंसीज में क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। रिड्यूस रिस्क, एक तो रिस्क फैक्टर खत्म हो जाएगा, जैसा मैं बता ही चुका हूं आपको। रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, देन रिड्यूस ट्रांजेक्शन फीस का भी प्रॉब्लम कम हो जाएगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन भी यहाँ पर होगा दोस्तों। फिर प्रिवेंटिंग इनसिट एक्टिविटीज में भी हमें सपोर्ट मिलेगा, जिसमें देखिए टैक्स कलेक्शन में गवर्नमेंट को हेल्प मिलेगी। अब डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो उसका पूरा रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास रहेगा, तो टैक्सेशन पार्ट के लिए बार बार ये नहीं बोलना पड़ेगा कि आप टैक्स भरो। सब कुछ शो हो रहा होगा कि आपने कितने का ट्रांजेक्शन किया है और ये वो, तो टैक्स की जो कलेक्शन प्रोसेस है वो और फास्ट हो जाएगी। उसके बाद प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन रहेगा, आपके हर एक ट्रांजेक्शन का प्रूफ आपको मिल जाएगा। अभी आप स्टेटमेंट निकालने जाइए बैंक में, कुछ कुछ बैंक ऐसी हैं जो चार्जेस ले लेती हैं, बोलती है कि अगर आप मेल करवाते हो, मेल पर अगर आपको ट्रांजेक्शन चाहिए तो ठीक है, अगर आप डायरी में लेते हो तो उसके लिए आपको लाइन में लगना पड़ेगा। और अगर आप अभी तुरंत में चाहते हो आपका ट्रांजेक्शन कि आपने क्या क्या ट्रांजेक्शन किए हैं, तो आपको 50 रुपए 100 रुपए जो भी बैंक का नॉमिनल चार्ज है वो देना होते हैं। तो ये भी अब खत्म हो जाएगा दोस्तों, आप अपने ट्रांजेक्शन चेक कर पाएंगे खुद ही। फिर प्रोटेक्शन मिलेगा दोस्तों मनी को एज पब्लिक, देन सेफ्टी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी दोस्तों पेमेंट सिस्टम की। फिर प्रेजेंटिंग ऑफ सीनियराइज इनकम्स, ये भी एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा। बैंकिंग कॉम्पिटिशन्स बढ़ जाएगा दोस्तों। फिर मॉनिटरी पब्लिक ट्रांसमिशन होगा और फाइनेंशियल सेफ्टीज हमें यहाँ पर मिलेंगी। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे दोस्तों सीबीडीसी के कारण, मतलब इंडियन गवर्नमेंट का डिजिटल करेंसीज आने के पीछे। ओके, चलिए अब हमने ये तो जान लिया दोस्तों कि क्रिप्टो करेंसी बेसिकली होता क्या है। ओके, लेकिन ये कितना % सेफ है ये भी तो हमें जानना जरूरी है। क्या हम इसमें पैसा लगा सकते हैं, और अगर पैसा लगाते हैं तो क्या हमारा पैसा सेफ रहेगा? तो माय डियर फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी 100% सेफ होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसके बिहाइंड एक टेक्नोलॉजी काम करती है जिसका नाम है दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो आइए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज को समझते हैं यहाँ पर। व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? अब ब्लॉकचेन को लेकर मैं कुछ चीजें पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली बात यह है दोस्तों, आज की डेट में पूरा वर्ल्ड इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहा है, पूरा का पूरा वर्ल्ड। ओके, अच्छा,
इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि हम भी हमारे डिपार्टमेंट के जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सॉफ्टवेयर हैं वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर इसी ब्लॉकचेन पर डेवलप करेंगे। प्लस 15 बैंक ऐसी हैं दोस्तों इंडिया में जिन्होंने कहा है कि हम भी हमारे सभी बैंकों के जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स हैं वो सारे के सारे हम ब्लॉकचेन की तर्ज पर लेकर आ रहे हैं। पता है क्यों लेकर आ रहे हैं? क्योंकि ये दुनिया का एक ऐसा सिस्टम है दोस्तों जो कि 100% सेफ और 100% सिक्योर माना गया है। इसकी सबसे खास बात ये होती है कि एक बार कोई डेटा इसमें आ गया तो डेटा ना तो डिलीट होगा ना ही इसे एडिट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम क्या है? शैलेश। तो ये मैंने अगर ब्लॉकचेन पर आज के दिन शैलेश लिख दिया तो 100 साल बाद भी शैलेश रहेगा, 1000 साल बाद भी ये शैलेश ही रहेगा। कोई इसे ना तो एडिट कर सकता है ना ही कोई इसे डिलीट कर सकता है। ओके, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट। पर बेसिकली ब्लॉकचेन है क्या? सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूं तो कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है दोस्तों, बाइनरी लैंग्वेज। जो लोग कंप्यूटर फील्ड से बिलोंग करते हैं उन्हें पता होगा, 0 और 1 के कोडिंग पर ये काम करता है। सिर्फ 2 ही लेटर्स पढ़ सकता है ब्लॉकचेन। ओके, बाइनरी लैंग्वेज में 0 और 1 की कोडिंग पर ये काम करता है और यहाँ पर एक एल्गोरिथम सेट किया जाता है दोस्तों। इस एल्गोरिथम को ही एक प्रकार से ब्लॉकचेन कहा गया है। ओके, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है, सिर्फ एक एल्गोरिथम बेस्ड होता है। अब ब्लॉकचेन वर्क कैसे करता है दोस्तों, वो भी समझिए। अच्छा, वो समझने से पहले एक चीज सोचिए। आपने बिटकॉइन का नाम तो जरूर सुना होगा। आज की डेट में बिटकॉइन का प्राइस कितना है? आज की डेट में बिटकॉइन का प्राइस है दोस्तों लगभग 22 लाख रुपए। मैं मान लेता हूँ 22 लाख रुपए। तो सोचिए दुनिया में बड़े बड़े हैकर्स बैठे हैं, करेक्ट है? बड़े बड़े हैकर्स इस बिटकॉइन को क्यों नहीं चुराते? एक बिटकॉइन भी चुराएंगे तो सीधा 22 लाख रुपए मिल रहा है। सोचिए 10 बिटकॉइन चुरा लिए तो एक 22 लाख का है, तो दो 10 बिटकॉइन 2 करोड़ 20 लाख रुपए के मिल जाएंगे। तो क्यों नहीं चुराता कोई भी हैकर? इसके पीछे का कारण आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा इस चीज को। ब्लॉकचेन बेसिकली हैक नहीं हो पाता है दोस्तों। दुनिया के बड़े बड़े हैकर्स इसको ट्राई कर चुके हैं लेकिन हैकिंग नहीं हो पाती। ये कैसे वर्क करता है, ये वर्क मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम एग्जांपल के लिए लेते हैं कि कोई एक डिवाइस है जिससे बिटकॉइन को डिजाइन किया, ठीक है? कोई एक कंप्यूटर मान लेते हैं हम। अब एक कंप्यूटर से जब दूसरे कंप्यूटर में बिटकॉइन को ट्रांसफर किया जाएगा तो ब्लॉकचेन क्या करेगा दोस्तों, ऑटोमेटिकली ये जो फर्स्ट वाला डिवाइस है इसके लिए एक प्रीवियस ट्रांजेक्शन हैश बना देगा और ये जो सेकंड वाला डिवाइस है इसके लिए एक न्यू ट्रांजेक्शन हैश क्रिएट कर देगा। और इन दोनों ट्रांजेक्शन हैशेस की वजह से क्या होगा, प्रीवियस और नया दोनों मिलकर क्या करेंगे, पहला वाला डिवाइस दूसरे वाले डिवाइस के साथ लाइफ टाइम के लिए कनेक्ट कर देगा। ओके, अच्छा, फिर किसी तीसरे डिवाइस में बिटकॉइन पहुंचा, किसी भी सोर्स से ट्रांसफर किया, सेंड किया या जो भी किया। तो जब बिटकॉइन को एक डिवाइस से दूसरे वाले डिवाइस से तीसरे वाले डिवाइस में जब ट्रांसफर किया तो ये जो नया वाला ट्रांजेक्शन हैश था, मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, देखिएगा, ये जो नया वाला ट्रांजेक्शन हैश था ये ऑटोमेटिकली प्रीवियस में कन्वर्ट हो गया और इधर नए डिवाइस के लिए एक और न्यू ट्रांजेक्शन हैश बना लिया। अब इन दोनों ट्रांजेक्शन हैशेस की वजह से, ये वाले दोनों ट्रांजेक्शन हैशेस की वजह से तीसरा डिवाइस भी दूसरे वाले डिवाइस के साथ लाइफ टाइम के लिए कनेक्ट हो गया। ध्यान से देख पा रहे होंगे आप। अब क्या हुआ, पहला डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, दूसरा डिवाइस तीसरे के साथ कनेक्टेड है, धीरे 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 क्या हुआ, अनलिमिटेड कंप्यूटर्स, हजारों लाखों कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो गए। अब दुनिया का बड़े से बड़ा हैकर भी आ जाए तो इसमें हैकिंग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इतनी सी बात तो हम भी जानते हैं दोस्तों कि मल्टीपल डिवाइसेस में हैकिंग पॉसिबल नहीं होती है। एक सिंगल एक इंडिविजुअल कंप्यूटर है मान लो, उसको हैक किया जा सकता है लेकिन मल्टीपल डिवाइसेस में हैकिंग असंभव है। आपने एक कॉमन लाइन सुनी होगी क्या, अक्सर बोला जाता है कि आज बैंक का सर्वर नहीं है। सुना है कभी आपने इसको? कभी ना कभी तो सुना होगा। आज पेमेंट ट्रांसफर नहीं हो सकता, आज बैंक का सर्वर डाउन है। क्यों बोला जाता जानते हैं? मान लो कि एक कोई बैंक है जिसका मेन सर्वर है मुंबई में, ठीक है? अब इस मुंबई ब्रांच से चल रहा है क्या, एमपी का बैंक। एमपी में जितने ब्रांचेस है वो, गुजरात में जितनी ब्रांचेस है वो, हैदराबाद में जितनी ब्रांचेस हैं वो, राजस्थान में जितनी ब्रांचेस हैं वो। अब मेन सर्वर में मान लो कुछ प्रॉब्लम आ गया मुंबई वाले सर्वर में, तो क्या होगा, सारे के सारे बंद हो जाएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों ब्लॉकचेन क्या करता है, ब्लॉकचेन हैक इसलिए भी नहीं होता है क्योंकि ये अपना एक इंडिविजुअल सर्वर बना लेता है। जैसे पहले डिवाइस में क्रिप्टो है तो ये अपना एक इंडिविजुअल सर्वर इसने बना लिया, दूसरे डिवाइस में है तो ये भी एक इंडिविजुअल सर्वर हो गया, तीसरे डिवाइस में है तो ये भी एक इंडिविजुअल सर्वर हो गया। अब हैकर हैकिंग करने बैठेगा, किस सर्वर पे अटैक करेगा? पॉसिबल ही नहीं, वो फाइंड आउट ही नहीं कर पाएगा कि इसका मेन सर्वर कौन सा है, कहां से चल रहा है। इस कारण से दोस्तों इसमें हैकिंग नहीं हो पाती है। ओके, अच्छा, हैकिंग नहीं होने के पीछे एक कारण और मैं आपको बताता हूं इस एग्जांपल के माध्यम से।
मान लीजिए दोस्तों कि जैसे बिटकॉइन बना था BTC, जैसे इथेरियम बना था ETH, ऐसी ही सारी क्रिप्टो करेंसी बनी होंगी। मैं एक ब्लॉकचेन एक्सपर्ट हूँ और थोड़ी देर के लिए मैं अपना एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर कि मैं अपना एक अमन नाम का क्रिप्टो डिजाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो पहले मुझे क्या करना होगा, कुछ अल्फाबेट्स में यहाँ पर लूंगा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ अल्फाबेट्स हैं। कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स में लूंगा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जिसमें @ का सिंबल है, उसके बाद हैश का सिंबल है, क्वेश्चन मार्क्स है, मतलब मैं कुछ भी अल्फाबेट्स लूंगा। तो जिस प्रकार से मैथमेटिकल फॉर्मूले होते हैं, आपने देखा होगा A+B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² + B² + 2AB। इसी प्रकार से मैं अपना एक खुद का फॉर्मूला सेट करूंगा। क्या फॉर्मूला रहेगा मेरा दोस्तों, मैंने सेट किया, ये रहा मेरा फॉर्मूला। मैं एक ब्लॉकचेन एक्सपर्ट हूं, मैंने अपना फॉर्मूला बना लिया। क्या बनाया कि कैरेक्टर इज इक्वल टू कैरेक्टर +3 @1 #2 एक इस टाइप का सिंबल 3 और कॉमा क्वेश्चन मार्क और 4। अब मैं इस फॉर्मूले में अपना करेंसी जो है वो बनाने जा रहा हूँ, फिट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कैसे फिट करूंगा, तो अमन मुझे लिखना है। तो पहला कैरेक्टर क्या है दोस्तों, देखिए पहला कैरेक्टर है A। तो A में मैं क्या ऐड करूंगा, A में मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आता है, A+3। तो A में मुझे ऐड करना है 3। तो देखिए A यहाँ पर है 1 2 3, चौथे नंबर पर क्या आया, D आया। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, D। अभी मुझे हैंड्स डाउन करना होगा सभी का ताकि मैं पढ़ पाऊं इसको। चलिए, तो मेरा पहला कैरेक्टर क्या है, A की जगह मुझे अब क्या मिल गया, नया कैरेक्टर D। ओके, और सिंबल काय का लगेगा दोस्तों, @ का, और 1 मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अच्छा, सेकंड कैरेक्टर क्या है मेरा, देखिए ध्यान से, सेकंड कैरेक्टर है M की जगह मैं क्या ले लूंगा, यहाँ पर देखिए 13 नंबर पर M है, तो इसमें 3 ऐड करना है। तो 14 15 16, मतलब यहाँ पर सेकंड कैरेक्टर क्या आ गया मेरा, P। और फिर यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर्स में मैंने क्या लिया, यहाँ पर हैश और 2, तो मैंने यहाँ पर हैश और 2 लिख दिया। थर्ड कैरेक्टर क्या है, फिर से A में मुझे क्या ऐड करना है, 3, तो 1 2 3, यहाँ पर अब क्या आ गया, D। ठीक है, अब डी में मुझे क्या लेना है, एक इस टाइप का सिंबल है और 3 है, तो मैंने वो भी यहाँ पर लगा दिया। और चौथा कैरेक्टर क्या है दोस्तों, लास्ट कैरेक्टर है एन में मुझे क्या ऐड करना है, एन में मुझे ऐड करना है दोस्तों यहाँ पर क्या, 3। तो एन है 14 नंबर पे, तो 14 के बाद 15 16 17, 17 नंबर पे क्या आ रहा है, क्यू। तो क्यू मैंने ले लिया यहाँ पर, ये रहा क्यू, और क्वेश्चन मार्क और 4 का सिंबल। अब ध्यान से देखिए, मैंने अपना क्रिप्टो बना लिया। ठीक है, कैसा बनाया देखिए, मैंने जो अमन कॉइन डिसाइड किया था, अमन नाम का करेंसी डिसाइड किया था, उस अमन करेंसी को आप AMAN के नाम से पढ़ेंगे तो ये अमन आपको पढ़ने में आ रहा है। क्या आप इस कैरेक्टर को पढ़ सकते हैं, इस लाइन को आप पढ़ सकते हैं कि अमन लिखा है, बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे दोस्तों, अगर मैं आपको ये सब चीजें नहीं बताता कि इनक्रिप्टेड सिस्टम ऐसा होता है, स्पेशल कैरेक्टर्स मैंने इस प्रकार से लिए हैं, और मैं अपना फॉर्मूला भी आपके साथ शेयर नहीं करता और आपसे कहता कि ये लाइन है आपके लिए D @1, फिर P#2, इस टाइप से मैं आपको लिख कर दे देता ये चीज और बोलता कि पता लगाओ ये क्या लिखा हुआ है, तो आप इसको डिकोड कर पाते क्या, बिल्कुल नहीं कर पाते दोस्तों। एक साल क्या, एक 70 साल 80 साल 90 साल भी आप बैठते इसको डिकोड करने के लिए, तो आप डिकोड नहीं कर पाते, क्योंकि इसका फॉर्मूला सिर्फ मुझे ही पता था दोस्तों, और मैंने अपने क्या क्या कैरेक्टर्स लिए हैं, किसके बदले में क्या लिया है, वो टेक्नोलॉजी मैंने यहाँ पर यूज की है। इसको इनक्रिप्टेड सिस्टम कहा जाता है दोस्तों, और एक बार इनक्रिप्टेड सिस्टम बन जाता है, ब्लॉकचेन में डाटा फीड हो जाता है, तो वो डाटा ना तो एडिट होता है ना ही डिलीट होता है। अब ये सालों साल चलता रहेगा, कोई इसे डिकोड कर ही नहीं पाएगा, इसलिए भी क्रिप्टो करेंसीज की हैकिंग नहीं हो पाती है दोस्तों। ओके, चलिए, तो ये है दोस्तों ब्लॉकचेन। आज की डेट में अगर बात करें तो पूरा वर्ल्ड क्रिप्टो करेंसीज के माध्यम से ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजीज को एक्सेप्ट कर रहा है। अब आते हैं वर्ल्ड की कुछ टॉप करेंसीज के बारे में जानते हैं। सबसे पहला करेंसी दोस्तों बिटकॉइन। बिटकॉइन के बारे में आपको पता ही होगा, थोड़ी सी चीजें और बता देता हूँ। बिटकॉइन की शुरुआत सन 2009 में हुई थी, 13 जनवरी 2009 को बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था। और इसका फाउंडर कौन है, क्या आप जानते हैं दोस्तों, हु इज द फाउंडर ऑफ बिटकॉइन, एनीवन, कोई भी आप जानते होंगे, मैं बता देता हूँ। चलिए, बिटकॉइन का फाउंडर अभी तक अननोन है दोस्तों, सिर्फ एक नाम आता है कि कहा जाता है कि सतोशी नाका मोटो नामक कोई व्यक्ति है या कोई ऑर्गेनाइजेशन, पता नहीं, जिसने बिटकॉइन को बनाया। पर 2009 से चल रहा है ना दोस्तों, आज हम 2023 में क्रिप्टो पर बात कर रहे हैं। पिछले 14 ईयर से बिटकॉइन जैसा करेंसी चल रहा है जिसका फाउंडर का ही अता पता नहीं है, और आगे भी चलता रहेगा, सालों साल चलता रहेगा, क्योंकि डाटा काहे पर है, ब्लॉकचेन के ऊपर, और ब्लॉकचेन पर डाटा डिलीट और एडिट नहीं होता है। ओके, अच्छा, आपको पता है बिटकॉइन दुनिया का सबसे बड़ा वेबसाइट है। आप पढ़ते 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 थक जाएंगे, लेकिन इस बिटकॉइन के वेबसाइट को आप पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। और मजे की बात बताऊं, नॉन ट्रेसेबल भी है दोस्तों, ये ट्रेस नहीं होता ये,
मजे की बात है। कैसे? जैसे आज की डेट में अगर आप और हम कोई भी गलत एक्टिविटी करेंगे ऑनलाइन तो सब कुछ डाटा ट्रेस होता है। एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपने अभी नया फोन कौन सा आया है, मान लो S23 अल्ट्रा, एक नया फोन आया है सैमसंग का। आपने गूगल पे S23 अल्ट्रा सर्च कर लिया, तो थोड़ी देर बाद जब आप यूट्यूब खोलेंगे तो जो 5 सेकंड्स के ऐड आते हैं ना दोस्तों, उस ऐड में भी आपको सैमसंग का वही फोन नजर आएगा। जब आप फेसबुक खोलेंगे तो बार बार आपको वही फोन नजर आएगा। मतलब क्या किया, गूगल ने आपका डेटा कॉपी किया और उस डेटा को कंसर्न एजेंसीज को भेजा और कहा कि फलाना आईपी एड्रेस का व्यक्ति जो है वो इस टाइप का एक प्रोडक्ट सर्च कर रहा है। तो बार बार आपको पूरा जितना भी नेटवर्क है वो सब कुछ आपको क्या दिखाएगा, सेम वही प्रोडक्ट दिखाएगा दोस्तों। ओके, कहने का मतलब क्या है कि गूगल ने आपका डेटा कॉपी किया। लेकिन बिटकॉइन का वेबसाइट एक ऐसा वेबसाइट है जो कि नॉन ट्रेसेबल रहता है, इसलिए बिटकॉइन के माइनिंग सेटअप्स भी पता नहीं चलते हैं। ओके, सेकंड नंबर पे आता है दोस्तों इथेरियम। इथेरियम वर्ल्ड का सेकंड नंबर का करेंसी है। देन थर्ड नंबर पे है दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिया हुआ है क्या, बीएनबी बाइनेंस कॉइन। ओके, अब जानिए इसके बारे में। देखिए एक बहुत अच्छा डेटा मैंने आपके सामने रखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। 2009 में बिटकॉइन लॉन्च हुआ था, कितने रुपए से, मात्र 6 पैसे से। बिटकॉइन का प्राइस उस समय पर 6 पैसा था सन 2009 में, और इसका ऑल टाइम हाई गया दोस्तों 55 लाख रुपए। अगर आपने 1,000 बिटकॉइन उस समय खरीदे होते 2009 में 6 पैसे के भाव से, तो मात्र 60 रुपए आपकी जेब से निवेश होता। और इसी को जब आप 12 सालों के बाद बेच देते 2021 में, जब इसका प्राइस हाई गया था, तो आपका बन जाता 550 करोड़ रुपए। अभी हो सकता है आपको मेरी बात समझ में नहीं आई होगी, तो मैं आपको फिर से समझा देता हूं। मैंने स्पष्ट रूप से कहा है दोस्तों कि अगर आपने सन 2009 में 60 रुपए निवेश किए होते बिटकॉइन जैसी करेंसीज में, तो ठीक 12 सालों के बाद यही आपके 550 करोड़ रुपए बन जाते दोस्तों। और इन्हीं कारणों से दोस्तों लोग क्रिप्टो से दूर रहना पसंद करते हैं। उन्हें ये बात हजम ही नहीं होती, और कैसे होगी, लॉजिकली तो बिल्कुल सही नहीं है। मैं कहूं कि आज के दिन आप मुझे 60 रुपीज दे दो, 10 साल बाद 600 रुपए ले लेना, बात समझ में आ रही है कि हाँ बंदा दे देगा। आज मैं कहूँ आज मुझे 60 रुपीज दे दो, 10 साल बाद आप 6,000 रुपए ले लेना, बात समझ में आ रही है। लेकिन मैं कहूँ कि आपने अगर 2009 में 60 रुपए निवेश किए होते तो आपके ये 550 करोड़ रुपए बन जाते। इम्पॉसिबल है, असंभव है दोस्तों। इसीलिए लोग क्रिप्टो से डरते हैं। लेकिन जिसने भी इस पर्टिकुलर फंडामेंटल्स को समझ लिया कि इतना पैसा आया कहाँ से, वही व्यक्ति क्रिप्टो में पैसा बना लेता है दोस्तों। तो मैं आज आपको यह भी क्लियर करूंगा कि ये पैसा बनता कैसे है, ठीक है। चलिए, इसके बाद सन 2013 में एक और करेंसी लॉन्च हुआ दोस्तों, जिसका नाम था क्या, इथेरियम। किस रेट का था, मात्र 8 रुपए रेट का। ऑल टाइम हाई ये भी गया दोस्तों 2021 में 4 लाख रुपए। और अगर आपने यहाँ पर 1,000 इथेरियम निवेश किए होते, खरीदे होते, निवेश होता आपका सिर्फ 8,000 रुपए का, और इसको भी जब आप सेल करते तो ये 40 करोड़ रुपए बन जाता ऑल टाइम हाई के प्राइस में। ओके, फिर मैंने क्या कहा कि अगर आपने सन 2013 में 8,000 का निवेश किया होता तो ठीक 8 सालों के बाद आपका वही 8,000 40 करोड़ रुपए बन जाता। बात यहाँ पर भी हजम नहीं हो रही। इसी प्रकार से बीएनबी आया दोस्तों, कितने का था, मात्र 15 रुपए का। 56,000 रुपए का हाई प्राइस गया था। अगर आपने 15,000 रुपए निवेश कर दिए होते सन 2017 में, तो ठीक 4 साल के बाद ये 5.5 करोड़ रुपए बन जाता दोस्तों। इमेजिन करिए, लोग अपने जीवन में पूरा जीवन काम करते हैं दोस्तों, 30-35 साल की नौकरी कर लेते हैं, उसके बावजूद भी इतना पैसा जमा नहीं कर पाते जितना 4 सालों में बीएनबी ने दे दिया। अब आज की डेट में बात करें तो एसटीए टोकन का प्राइस कितने पर स्टार्ट हुआ था, मात्र 2 रुपए 40 पैसे पर। आज इसका प्राइस कितना चल रहा है दोस्तों, ऑल टाइम हाई गया ये कितना, 2.95, मतलब 262 रुपए 55 रुपए तक गया है। मतलब जिन लोगों ने 2 रुपए 40 पैसे के में 2 रुपए 40 पैसे के भाव में एसटी टोकन को खरीदा होगा, वो अपना पैसा कितना गुना कर चुके हैं, स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे हैं। ओके, और फ्यूचर में इसका प्राइस कितना इंक्रीज होगा दोस्तों, ये आप भी जानते हैं कि फ्यूचर में इसका प्राइस कितना ज्यादा हायर जा सकता है। ओके, चलिए अब जानते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ करेंसीज के बारे में। देखिए, क्रिप्टो करेंसी बेसिकली दो टाइप की होती है, एक होती है माइन करेंसी और एक होती है दोस्तों प्री माइन करेंसी। एक होती है माइन करेंसीज और एक होती है दोस्तों प्री माइन करेंसीज, दोनों को समझिए। बिटकॉइन और इथेरियम मैंने साइड में लिखे हुए हैं, मतलब ये दोनों माइन करेंसीज है दोस्तों। माइन करेंसीज का मतलब क्या होता है, इनकी ना डे बाय डे माइनिंग चल रही होती है। इनका एक फिक्स क्वांटिटी जरूर होता है। जैसे बिटकॉइन के बारे में बता देता हूँ, बिटकॉइन का टोटल सप्लाई कितना है, 2 करोड़ 10 लाख का। अभी तक बिटकॉइन मार्केट में कितने माइन होकर आ चुके हैं, लगभग 1 करोड़ 65 लाख के आसपास। बचे कितने, 45 लाख बिटकॉइन आना अभी बाकी है। लेकिन आप जानते हैं कि 45 लाख बिटकॉइन आने में कितना समय लगेगा,
लगभग लगभग 119 सालों का समय लग जाएगा दोस्तों पूरे ये 45 लाख बिटकॉइन आने में। मतलब 1 करोड़ 65 लाख और ये 45 लाख कंप्लीट होंगे टोटल। 2 करोड़ 10 लाख टोटल बिटकॉइन टोटल कंप्लीट करेंगे। ये कितने सालों में दोस्तों? 119 सालों में। ओके, लेकिन बिटकॉइन की माइनिंग कैसे चलती है वो देखिए। जैसे इसका 8 डेसिमल होता है बिटकॉइन का, तो 8 डेसिमल का मतलब क्या? 0.00000000। अब लास्ट वाले शून्य से काउंटिंग शुरू होती है। जैसे कैलकुलेटर में आपने देखा होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सेकंड नंबर के डिजिट पर 1 आ जाएगा और बन गया 10। फिर काउंटिंग चालू हुई, 11 12 13 14 15 16 17 ऐसे 99 तक चलेगा। 100 जैसे ही होगा दोस्तों ये बन जाएगा 100। ओके, फिर चौथे नंबर पर 1 आएगा दोस्तों और ये बन जाएगा 1000, फिर 10,000, फिर ऐसे बढ़ता जाएगा। मतलब धीरे 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 जब 9999999 कंप्लीट हो जाएंगे, कितनी बार? 8 टाइम्स, उसके बाद जाकर ये बनेगा दोस्तों 1, यानी कि एक बिटकॉइन। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों एक बिटकॉइन बनता है। कंप्यूटर के द्वारा माइनिंग चलती है और माइनिंग से ही बिटकॉइन बनकर बाहर आता है। और इथेरियम की भी इतनी ही ऐसी ही प्लानिंग होती है। अच्छा, आप जानते हैं कि इथेरियम का सप्लाई कितना है? बिटकॉइन का तो मैंने बता दिया आपको कितना है, 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन है। इथेरियम का सप्लाई कितना है? कोई जानता है इसमें से? मैं बता देता हूँ दोस्तों कि बिटकॉइन का सप्लाई है दोस्तों अनलिमिटेड। इसकी कोई लिमिट सेट नहीं की गई है। जितना चाहे उतना आप इथेरियम माइन कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ज्यादा हो जाने की वजह से कॉस्टली पड़ता है दोस्तों। हाँ, अगर आप इनिशियल फेज में, जब इथेरियम बहुत सस्ता था, 2 रुपए 8 रुपए 10 रुपए 20 रुपए के आसपास का था, तब आप इथेरियम की माइनिंग करते या बिटकॉइन की माइनिंग करते तो आप फायदे में रहते। आज की डेट में इन दोनों की माइनिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि लॉस में जाएंगे आप, प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे। क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को समझिए। जैसे एग्जांपल के लिए कि एक साल में 100 बिटकॉइन बन रहे हैं। 100 बिटकॉइन की कीमत कितनी हो गई दोस्तों? मानकर चलते हैं 22 करोड़ रुपए आज के रेट से। तो इतने ही रुपए का एक साल के अंदर आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा दोस्तों इतने का। तो मुश्किल है दोस्तों आज की डेट में अपन जैसे कॉमन मैन के लिए इसकी माइनिंग कर पाना। अच्छा, अब प्री माइनेबल करेंसी क्या होता है? प्री माइन करेंसी, प्री माइन करेंसीज वह करेंसीज होते हैं जिसका क्वांटिटी जो है वो पहले ही दिन से फिक्स हो जाता है, और इस क्वांटिटी को पहले ही दिन बना भी लिया जाता है, रेडी कर लेते हैं, बाद में बनाने का लफड़ा खत्म। ओके, तो क्वांटिटी जैसे बीएनबी का एग्जांपल लेते हैं। बीएनबी ने टोटल सप्लाई रखा है दोस्तों 200 मिलियंस का, मतलब टोटल 20 करोड़ बीएनबी कॉइन मार्केट में आना है। ठीक है, तो इसमें जितने भी, देखिए, दो करेंसीज को छोड़ दीजिए, बिटकॉइन और इथेरियम को, और बाकी जितने भी करेंसीज हैं टोटल अभी 23,000 प्लस क्रिप्टो करेंसी मार्केट में चल रही है। तो 23,000 में से दो माइनस कर दीजिए, बाकी जितनी भी हैं वो सारी की सारी प्री माइन करेंसीज हैं। अब इसमें ऐसा क्यों किया कि प्री माइन करेंसीज को बनाना शुरू किया, माइनेबल करेंसीज को छोड़ दिया? क्यों? उसके पीछे का कारण समझिए। इसमें क्या होता है दोस्तों, प्री माइन करेंसीज में जो क्रिएटर होता है ना, वो 50% कॉइन ही मार्केट में पहुंचाता है और 50% कॉइन को लॉक करके छोड़ देता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा बीएनबी का सप्लाई कितना है, 200 मिलियन कॉइन का। तो इसमें से 100 मिलियन कॉइन ही मार्केट में है और 100 मिलियन कॉइन ही रिजर्व करके रख लिए गए हैं। ठीक है, अच्छा, इसका तो बर्निंग भी चल रहा है दोस्तों। तो अभी लगभग 16 करोड़ के आसपास बीएनबी बचे हुए हैं, बर्निंग भी डाल दिया है इसमें, बताऊंगा बर्निंग क्या होता है। ठीक है, तो इसका फायदा क्या मिलता है दोस्तों? इसका फायदा ये मिलता है दोस्तों कि कमांड पब्लिक के हाथ में नहीं जाती है। एग्जाम्पल से समझा देता हूं, देखिए, जैसे बिटकॉइन की बात करते हैं। मैंने कहा बिटकॉइन का प्राइस कितने रुपए से स्टार्ट हुआ था? 0.06 पैसे से। अब बिटकॉइन का ऑल टाइम प्राइस कितना गया? 55 लाख रुपए। अभी कितना चल रहा है? 22 लाख रुपए के आसपास। तो बिटकॉइन का प्राइस इतना डंप क्यों हो गया? क्या कारण रहा इसके पीछे? तो मैं आपको कारण बता देता हूँ। 55 लाख रुपए पर जब बिटकॉइन पहुंचा, तो किसी व्यक्ति ने 6 रुपए पर लिया, किसी ने 600 रुपए पर लिया हुआ था, किसी ने 6,000 रुपए का लिया हुआ था। इन लोगों की तो बल्ले बल्ले हो गई दोस्तों। तो इन लोगों ने क्या किया, अपना करेंसी बेचना शुरू किया। इस वजह से क्या हुआ, कॉइन का, बिटकॉइन का जो प्राइस है वो गिरकर नीचे आ गया। 16 लाख 17 लाख रुपए तक आई थिंक गया था, और अभी 22 लाख पर है। तो ऐसा कभी ना हो, इसका विशेष रूप से ख्याल रखा जाता है और प्री माइन करेंसीज को बनाया जाता है, जिससे क्या होगा, 50% का राइट्स किसके पास आ गया? क्रिएटर के पास, और 50% का मार्केट में छोड़ा गया। तो कभी भी डंपिंग आपको बहुत ज्यादा ना देखनी पड़े, इसका विशेष रूप से ख्याल रखा गया है प्री माइन कॉइन्स के थ्रू। ओके, जैसे एग्जाम्पल के लिए
इथेरियम को ले लेते हैं। इथेरियम का प्राइस कितना गया था दोस्तों? 4 लाख रुपए के आसपास, ठीक है। और 4 लाख रुपए से गिरकर ये कितना आया दोस्तों? 1 लाख रुपए के आसपास। कितना डाउन हुआ दोस्तों? लगभग एक चौथाई रह गया। मतलब कि बहुत ज्यादा डंपिंग नहीं देखने को। अच्छा, इथेरियम तो प्री माइन करेंसी से, सॉरी, बीएनबी का एग्जांपल ले लेते हैं। बीएनबी का प्राइस आप $300 के आसपास हमेशा देखेंगे। क्यों? इससे ज्यादा डाउन नहीं जाता। मतलब जाएगा भी तो 280 260 के आसपास जाकर डॉलर्स में वापस ऊपर आ जाएगा। बहुत ज्यादा डंपिंग नहीं होता, क्योंकि 50% रिजर्व है किसके पास? बाइनेंस के सीईओ सीजेड के पास, और 50% ही मार्केट में अवेलेबल होता है। ओके, अब बात आती है दोस्तों कि हम पैसा कैसे कमाएं क्रिप्टो करेंसी से। हमने जान लिया क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है, प्री माइन करेंसीज क्या है, माइन करेंसीज क्या है, सब कुछ जान लिया। अब हम पैसा कैसे कमाएं? तो माय डियर फ्रेंड्स, पैसा कमाने के दो तरीके हैं क्रिप्टो करेंसीज में। पहला तरीका है दोस्तों ट्रेडिंग, और दूसरा तरीका है दोस्तों स्टैकिंग। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए, सम टाइम इट्स वॉलेटाइल। और स्टैकिंग के लिए क्या कहा है? 100% रिस्क फ्री और 100% प्रॉफिटेबल। तो पहले हम ट्रेडिंग को समझते हैं। देखिए, सम टाइम वॉलेटाइल मार्केट है। अच्छा, ट्रेडिंग 90% लोग करते हैं दोस्तों क्रिप्टो में आने के बाद, और इतने ही परसेंट लोग फेल भी हो जाते हैं क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेडिंग में, और फिर नेगेटिव बात करते हैं कि अरे यार, क्रिप्टो तो सब बकवास है, इसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए, मेरा तो ऐसा हो गया, मेरा तो वैसा हो गया। क्या होता है दोस्तों, ट्रेडिंग सुनने में बहुत आसान सा वर्ड लगता है। कैसा लगता है? ट्रेडिंग का मतलब क्या? खरीदना और बेचना। बोले लो पे खरीदो, हाई पे बेच दो, बस यही तो है ट्रेडिंग। जैसे एक सब्जी वाला क्या करता है, सुबह सुबह मंडी जाता है, 10 रुपए किलो के भाव से आलू ले आता है और 20 रुपए किलो मार्केट में बेचता है दोस्तों। होता है ऐसा। ये क्या हो गया? एक प्रकार का ट्रेडिंग। लेकिन जब क्रिप्टो ट्रेडिंग की, या शेयर मार्केट ट्रेडिंग की, या कमोडिटी ट्रेडिंग की, या फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात होती है, या क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेडिंग की, तो इन चारों कंडीशंस में कुछ फंडामेंटल्स काम करते हैं। और इन फंडामेंटल्स को आपको पकड़ना होता है, या वॉच करना होता है कि मार्केट कब अप होगा, कब डाउन जाएगा, कब इसका कैंडल्स ऊपर होगा, कब ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा। ये सारी चीजें आपको स्टडी करना होती है, तब जाकर ट्रेडिंग आप कर पाते हैं बहुत अच्छे से। नो डाउट ट्रेडिंग में लोगों ने पैसा कमाया, ऐसा नहीं कि नहीं कमाया, लेकिन फंडामेंटल्स तो पता हो आपको। तो पहले हम ट्रेडिंग के फंडामेंटल्स को जानते हैं। मान लीजिए कि आज के दिन कोई एक एबीसी नाम का करेंसी लॉन्च हुआ, जिसका प्राइस है फिलहाल 1 रुपए का। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, जब प्राइस 1 रुपए पर रहता है, व्यक्ति यहाँ पर इसको वॉच करना शुरू करता है। जब धीरे धीरे लोग इसे खरीदना शुरू करते हैं, जब ये 100% का पंपिंग करता है, तब इसे लोग खरीदना शुरू कर देते हैं। जैसे 1 रुपए से पहुंच गया 100% पंपिंग करके 10 रुपए पर, ठीक है, लोगों ने इसको 10 रुपए पे खरीदना शुरू किया। उनको क्या लगने लगता है कि अब ये 10 रुपए पहुंचा है, मतलब ये 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए जाएगा। लेकिन 90% लोग, 99% लोग ये नहीं जानते कि जब भी कोई करेंसी 100% का पंपिंग करता है, तो वो 60% का डंपिंग भी मारेगा। तो 10 रुपए से गिरकर वो कहाँ आ गया? 4 रुपए पर। अब क्या होगा दोस्तों? अब उन लोगों को बोलेगा कि अरे यार, मैंने तो 10 रुपए का लिया था, अभी वो 4 रुपए का चल रहा है, मैं 6 रुपए पर कॉइन के लॉस में हूँ। होगा ऐसा? अच्छा, अब वो या तो 4 रुपए पर बेचकर बाहर हो जाएगा, या फिर क्या करेगा? वेट करेगा। अगर वेट करता है तो अच्छा रहेगा उसके लिए। क्यों? क्योंकि जब भी, यहाँ पर भी एक यूनिवर्सल रूल काम करेगा। क्या? कि जब भी कोई करेंसी 60% का डंपिंग मारता है, तो वो वापस से 100% का पंपिंग भी करेगा। तो 4 रुपए से वापस कहाँ जाएगा वो? 100% पंप करके 8 रुपए पर। मतलब आज की डेट में अगर उसने 10 रुपए के भाव में लिया हुआ है, उस व्यक्ति ने, आज की डेट में अगर उस व्यक्ति ने 10 रुपए के भाव में लिया हुआ है दोस्तों, तो आज की डेट में क्या होगा? 8 रुपए के भाव पर उसको 2 रुपए पर कॉइन लॉस होगा। जहां पहले 4 रुपए पर बेचकर वो बाहर हो रहा था, वो 8 रुपए पर बेचकर बाहर हो सकता है। पॉसिबिलिटीज है। लेकिन देखा आपने कि क्रिप्टो करेंसीज में व्यक्ति को कब खरीद लेना चाहिए था करेंसी? जब वो 1 रुपए का था। मैं कहता हूं जब 1 रुपए का था तब नहीं खरीदा, कोई बात नहीं, 2 रुपए पे ले लेते, 3 रुपए पे, 4 रुपए पे, 5 रुपए पे, अरे भैया 7 रुपए पर भी ले लेते तो प्रॉफिट में रहते। क्योंकि प्राइस कहाँ तक गया है? हाई, 8 रुपए तक। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, लोग अधूरा ज्ञान लेते हैं, क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। बड़ा आसान सा काम है, बोले खरीदना और बेचना ही तो है। लो पे खरीदेंगे, हाई पे बेचेंगे। और जब उन्हें अनुभव होता है कि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर दी, तब तक वो लाखों रुपए का लॉस कर बैठते हैं। तो इसलिए दोस्तों, ना तो हम ट्रेडिंग करते हैं और ना ही किसी को ट्रेडिंग की सलाह देते हैं। हम तो करते हैं दोस्तों स्टैकिंग। क्या बेनिफिट है? 100% रिस्क फ्री और 100% प्रॉफिटेबल। अब 100% रिस्क फ्री और 100% प्रॉफिटेबल मतलब क्या है स्टैकिंग? तो आइए स्टैकिंग को समझते हैं। स्टैकिंग का मतलब है दोस्तों, लाइक एफडी, बैंक की एफडी होती है ना, फिक्स डिपॉजिट, उसी प्रकार से स्टैकिंग काम करता है। कैसे करता है देखिए, मैं एग्जांपल से यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ।
जैसे मान लीजिए कि आपके पास 5 लाख रुपए है, आप बैंक मैनेजर के पास गए, आपने बैंक से बोला कि मुझे 5 लाख की एफडी करना है, तो मैनेजर ने कहा ठीक है साहब कर दो, यहाँ पर आपको हम 7% ब्याज देंगे। अच्छा बताइए 7% ब्याज किसने डिसाइड किया? आरबीआई ने। कुछ लोग बोलते हैं बैंक ने डिसाइड किया, नहीं बैंक ने डिसाइड नहीं किया, आरबीआई डिसाइड करती है, ठीक है। अब आरबीआई ने ब्याज डिसाइड किया तो आपने निवेश कर दिया, एफडी कर दी, छोड़ दिया, अब आपको ब्याज मिलना तय हो गया साल का, ठीक है। अच्छा किसी ने कहा मैं 10% का निवेश करता हूँ, तो हो सकता है बैंक 7%, 7.25% देगा, 7.25, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा 8%। फिर 20 लाख का किसी ने एफडी किया तो 9%। इस प्रकार से क्या होता है, जैसा जैसा अमाउंट बढ़ता है वैसे वैसे ब्याज भी बढ़ता जाता है। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आपको एक फिक्स निवेश का एक फिक्स ब्याज मिलता रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहेगा, जो कि किसने डिसाइड किया था? आरबीआई ने। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपने क्या दिया बैंक को? इंडियन रुपीस दिया, बदले में आपको जो ब्याज मिल रहा है वो किस में आएगा दोस्तों? वो भी तो इंडियन रुपीस में ही आएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आपसे कह देगा बैंक की यार एक काम करो, इस साल ना नोट खत्म हो गए हैं, आप ना गोल्ड ले लो हमसे ब्याज के रूप में, ऐसा होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। सिंपली आईएनआर आपने दिया था, बदले में आपको इंडियन रुपीस ही मिलेगा। सेम चीज क्रिप्टो करेंसीज में चलती है दोस्तों। आपसे लिया जाएगा क्रिप्टो करेंसी, जिसको आप ओपन मार्केट से खरीदेंगे, परसेंटेज एक मिलेगा आपको। कौन डिसाइड करेगा दोस्तों? हु इज द क्रिएटर ऑफ दैट क्रिप्टो? उस पर्टिकुलर क्रिप्टो का जो क्रिएटर होगा वो डिसाइड करेगा कि मुझे अपने लोगों को क्या परसेंटेज देना है, और बदले में आपको क्या मिलेगा? क्रिप्टो आपने दिया, बदले में आपको क्रिप्टो करेंसी ही प्राप्त होगा। ना तो आपसे रुपया लेते हैं, ना आपको रुपया देते हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है? मैं रोज जूम मीटिंग में आपसे क्या कहता हूँ, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन वाले पेज पर आते हैं तो मैंने कहा था आपसे कि क्रिप्टो लिया जाता है, बदले में आपको क्रिप्टो देते हैं, मतलब एसटी टोकन ही, एसटी टोकन से आपको ज्वाइन करना होता है। जब भी आप विड्रॉल करते हैं आपको क्या मिलता है? एसटी टोकन ही मिलता है ना। बीच में एक परसेंटेज मिल रहा है आपको, वो परसेंटेज कौन दे रहा है? क्रिएटर, जिसने डिसाइड किया कि मेरे एसटी टोकन में जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, उन्हें कितना इतना परसेंटेज मिलेगा, दैट्स इट। ओके। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी आप कहाँ से खरीदते हैं? ओपन मार्केट से खरीदेंगे। बेचेंगे कहाँ पर? ओपन मार्केट में। इन दोनों कंडीशंस में प्रोसेस कितनी देर का होता है दोस्तों? विद इन अ मिनट का ये प्रोसेस होता है, खरीदना और बेचना दोनों। ओपन मार्केट से खरीदा, ओपन मार्केट में ही सेल कर दिया, और यही रोटेशन चलता रहता है दोस्तों। तो ये होता है स्टैकिंग। तो हम लोग करते हैं दोस्तों स्टैकिंग, जिसमें लॉस की गुंजाइश खत्म हो जाती है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर क्रिप्टो का भाव डाउन भी जाता है तो भी हम लॉस में नहीं रहते हैं। कई बार मैंने जूम मीटिंग में बताया, रोज ही बताता हूं दोस्तों, क्या कि अगर प्राइस डाउन हो जाता है तो क्या होता है। एग्जाम्पल याद करिए, मैंने $500 का आपको कई बार एग्जाम्पल दिया है, कहा है कि $500 का आप एवरीडे इनकम ले रहे हैं या 40,000 रुपए पर डे कमा रहे हैं, तो लाइव रेट के हिसाब से आपको टोकन ही मिलेगा, एसटी टोकन ही मिलेगा, जो भी आएगा 100 200 500। प्राइस डंप भी हो जाता है, लाइव रेट से आधा भी हो जाता है, तो भी आपको टोकन ही मिलना है लाइव रेट के हिसाब से। तो यहाँ पर आप प्रॉफिट में ही रहते हैं। प्राइस डाउन भी होगा तो आप लॉस में नहीं जाएंगे। ओके। अब डिफरेंस बिटवीन टोकन एंड कॉइन, माय डिफरेंड्स, ये इंपॉर्टेंट पेज है आपके लिए, इसको जानना बहुत जरूरी है। एग्जांपल से समझाता हूँ, देखिए। कॉइन क्या होता है? कॉइन का मतलब वो होता है दोस्तों जो अपनी खुद की ब्लॉकचेन पर रन कर रहा होता है। जैसे बिटकॉइन का खुद का ब्लॉकचेन है, किसी के साथ शेयर नहीं करता है। इथेरियम का खुद का ब्लॉकचेन है, किसी के साथ शेयर नहीं करता, सॉरी इथेरियम शेयरिंग करता है। ओके। इसके बाद बीएनबी का खुद का ब्लॉकचेन है, वर्ल्ड का टॉप का ब्लॉकचेन माना जाता है बीएनबी, सबसे रीजनेबल यही है दोस्तों। ओके। इसके बाद बहुत सारे ब्लॉकचेन है, पॉलीगन मैटिक के नाम से एक ब्लॉकचेन है, ट्रॉन का अपना खुद का ब्लॉकचेन है, ऐसे बहुत सारे ब्लॉकचेन मार्केट में रन कर रहे हैं, ठीक है। तो जो करेंसी अपने खुद के ब्लॉकचेन पर रन करता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? कॉइन। और जो करेंसी किसी सपोर्टिव ब्लॉकचेन पर रन कर रहा होता है उसे क्या कहते हैं? टोकन। जैसे अभी आप रेंटेड घर में रह रहे हैं, मालिक कौन है? उस मकान का मालिक कोई और है, और आप उसमें रेंट देकर रह रहे हैं, मतलब आप अभी टोकन है, ठीक है। और जब आप अपना खुद का घर बना लेंगे तो आप क्या बन जाएंगे दोस्तों? मालिक, मतलब टोकन से सीधा कॉइन में कन्वर्जन हो जाएगा। ओके। अब देखिए, बीएनबी के बारे में बताता हूं आपको। बीएनबी का एक एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ है। बीएनबी जब लॉन्च हुआ था तो ये इथेरियम की ब्लॉकचेन पर था, ठीक है। तो बीएनबी उस समय कॉइन था कि टोकन? बीएनबी उस समय पर टोकन कहलाता था, ठीक है। अब देखिए, बीएनबी ने जब इसका प्राइस उस समय वेरी कर रहा था तो ये 8 से 15 रुपए, 50 रुपए, 50 रुपए तक वेरी कर रहा था। इससे ज्यादा का प्राइस इसका वेरी नहीं कर पाता था। फिर बीएनबी ने क्या किया, कुछ समय के बाद अपना खुद का ब्लॉकचेन लॉन्च किया, और जैसे ही बीएनबी ने अपना खुद का ब्लॉकचेन लॉन्च किया, इसका प्राइस पंप करके 56,000 रुपए तक पहुंचा। ओके।
अब कैलकुलेशंस आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, जहां 50 रुपए से ज्यादा भाव नहीं बढ़ पा रहा था वहां पर 56,000 रुपए टच किया। बाइनेंस का ब्लॉकचेन जैसे ही लॉन्च हुआ BSC स्कैन के नाम से, वैसे ही BNB के प्राइस में पंपिंग देखने को मिली। तो सेम चीज होगी दोस्तों STA टोकन की। आज STA का प्राइस आप कितना देख रहे हैं, लगभग 262 रुपए के आसपास, लेकिन जैसे ही अपना खुद का ब्लॉकचेन लाएगा दोस्तों, हजारों रुपए में आप इसका प्राइस देख पाएंगे फ्यूचर में। ओके, चलिए अब आते हैं दोस्तों क्रिप्टो करेंसीज में पैसा कहां से आता है। ओके, एक बहुत अच्छा सा लॉजिक में यहाँ पर आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि बेसिकली क्रिप्टो में पैसा आता कहाँ से है। बहुत सारे लोगों का सवाल यही होता है। मैंने कहा था ना 6 पैसे का बिटकॉइन कितना गया, 55 लाख रुपए। तो ये 55 लाख रुपए तक पहुंचा कैसे? जैसा मैंने बताया आपको कि बिटकॉइन का तो कोई फाउंडर है ही नहीं। कहा जाता है सतोशी नाकामोटा नामक कोई व्यक्ति है, कोई ऑर्गेनाइजेशन पता नहीं कौन है, पर चल रहा है ना। तो इस 6 पैसे की चीज को 55 लाख रुपए तक पहुंचाया किसने? तो इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनते जाइएगा, समझ में आएगा आपको। मान लीजिए कि कोई एक अरविंद नाम का व्यक्ति है जिसके पास 5 एकड़ की जमीन है। ठीक है, इस व्यक्ति ने अपने किसी फ्रेंड के साथ या अपना ही एक दिमाग इस्तेमाल करके डिसाइड किया कि क्यों ना इसमें एक कॉलोनी डिजाइन की जाए। ठीक है, मिस्टर अरविंद ने अपने उस 5 एकड़ के प्लॉट में 100 प्लॉट निकाल दिए, 100 प्लॉट्स वहां पर बना दिए। अब उन 100 प्लॉट्स की कीमत उन्होंने फिलहाल रखी कितनी, 2-2 लाख रुपए का एक प्लॉट रखा दोस्तों। 100 प्लॉट की कीमत 2-2 लाख रुपए के हिसाब से कितनी हो रही है, अमाउंट दिमाग में रखिएगा। ठीक है, 100 प्लॉट की कीमत 2 लाख रुपए के भाव से होती है दोस्तों 2 करोड़ रुपए। तो मिस्टर अरविंद ने डिसाइड किया कि चलो प्लॉट को बेचना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट 10 प्लॉट्स को सेल किया, जिसमें से एक प्लॉट खरीदा किसी मिस प्रिया नाम की लड़की ने। ठीक है, अब मिस प्रिया नाम की लड़की ने इस प्लॉट को खरीदा कितने रुपए में, 2 लाख रुपए में। अच्छा, 10 प्लॉट की कीमत कितनी हो रही है, 10 प्लॉट सेल कर दिए मिस्टर अरविंद ने। तो 2 लाख का एक है, तो 10 प्लॉट की कीमत कितनी हो गई, 20 लाख रुपए, है ना। अब क्या हुआ, मिस प्रिया ने जो 2 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा था, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद मिस प्रिया को प्लॉट जो है सेल करने की एक जरूरत आ गई, पैसों की जरूरत आ गई। तो मिस प्रिया ने क्या किया, कुछ समय के बाद उस प्लॉट को 2.5 लाख रुपए में सेल कर दिया किसी भी एक थर्ड व्यक्ति को, मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे ही मिस प्रिया ने उस प्लॉट को जो कि 2 लाख रुपए में खरीदा था वो 2.5 लाख रुपए में सेल किया, तो क्या मिस प्रिया नाम की जो लड़की है जिसने उस प्लॉट को सेल किया वो लॉस में है? बिल्कुल नहीं। 2 लाख में खरीदा था, 50,000 बढ़कर मिल गए, 2.5 लाख रुपए में बिक गया। अच्छा, जिस व्यक्ति ने उस 2.5 लाख रुपए में वो प्लॉट खरीदा, क्या वो लॉस में है? बिल्कुल नहीं, वो भी प्रॉफिट में है, क्योंकि आज नहीं तो कल उस प्लॉट का भाव बढ़ेगा। ओके, अच्छा, इन 10 प्लॉट में से एक प्लॉट था मिस्टर पुलिस वाले का। यहाँ पर एक पुलिस मैन आप देख रहे होंगे, फोटो मैंने बनाया हुआ बढ़िया सुंदर सा। इस पुलिस वाले ने एक प्लॉट उस समय खरीद लिया था 2 लाख रुपए के भाव में। कुछ समय बाद पुलिस वाले को भी लगा कि यार चलो प्लॉट बेच देना चाहिए, मार्केट अच्छा चल रहा है, सेल आउट करते हैं। पुलिस वाले का जो प्लॉट था वो कॉर्नर का प्लॉट था। तो पुलिस वाले ने बोला कि मेरा तो डबल फेसिंग प्लॉट है, मैं तो इसको 5 लाख रुपए में ही भैया बेचूंगा, लेना हो तो बताओ। किसी व्यक्ति को जरूरत थी, उसने 5 लाख रुपए के भाव में इस प्लॉट को खरीद लिया। ठीक है, अब 5 लाख रुपए के भाव में जैसे ही इस व्यक्ति ने इस पुलिस वाले से इस प्लॉट को खरीदा, तो बचे हुए सभी प्लॉट्स की कीमत अब कितनी हो गई दोस्तों, पूरे 99 प्लॉट्स, एक प्लॉट छोड़कर बाकी के पूरे 99 प्लॉट्स की कीमत अब कितनी हो गई, 5-5 लाख रुपए। ओके, अच्छा, इस पुलिस वाले ने 5 लाख में बेचा, कमाया कितना, 2 लाख में लिया था, 5 लाख में बेच दिया, 3 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट, मतलब ये बंदा तो लॉस में नहीं है। अच्छा, जिसने उस प्लॉट को खरीदा उस बंदे का क्या, वो भी प्रॉफिट में ही आज नहीं तो कल। अच्छा, अब जैसे ही व्यक्ति ने इस पुलिसमैन ने अपने इस प्लॉट को बेचा, तो प्रॉफिट कैसे निकला, देखिए क्रिप्टो करेंसीज में भाव कैसे बढ़ता है वो भी आपको यहाँ पर समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पे, जब प्लॉटिंग की थी मिस्टर अरविंद ने, कितने प्लॉट बनाए थे, 100 प्लॉट, एक की कीमत कितनी रखी थी, 2 लाख रुपए। तो इस 2 लाख के हिसाब से 2 करोड़ रुपए का ये प्लॉट हुआ था। पूरे 100 प्लॉट की कीमत हो रही थी 2 करोड़ रुपए। आज की डेट में आफ्टर 1 ईयर, जब पुलिस वाले ने 5 लाख में उस प्लॉट को बेचा, तो 10 प्लॉट तो मिस्टर अरविंद पहले ही बेच चुके थे, बचे थे कितने, 90 प्लॉट्स। 90 प्लॉट्स की कीमत अब कितनी हो गई, 5-5 लाख रुपए के हिसाब से 4.5 करोड़ रुपए। जब प्लॉटिंग की थी तब तो 100 प्लॉट की कीमत 2 करोड़ रुपए थी, आज की डेट में वही 4.5 करोड़ रुपए की बन चुकी है। कहने का मतलब ये दोस्तों कि 2 करोड़ का 4-4.5 करोड़ रुपए बना कैसे? लॉजिक समझ में आया आपको कि जिस व्यक्ति ने भी प्लॉट को हाई रेट पर बेचा उसकी वजह से क्या हुआ, प्राइस ऑटोमेटिकली
इंक्रीज हो गया और उसी रेट के कारण सभी लोगों ने अपना प्राइस उतना ही रख लिया। तो जिस प्रकार से प्लॉटिंग में ये रेट इंक्रीज होता है उसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसीज में भी होता है, लेकिन यहाँ पर ट्रेडिंग चल रही होती है, इस कारण से प्राइस इस टाइप से बढ़ता है। एग्जाम्पल लेते हैं बिटकॉइन का। जैसे बिटकॉइन है दोस्तों 6 पैसे पर स्टार्ट हुआ, जैसे ही 1000 नए पर्सन ने इसको बाय किया, नंबर ऑफ बायर्स कितने आ गए दोस्तों 1000, तो इसने ग्रोथ मार दी कितनी 0.01% की। प्राइस बढ़कर कहां पहुंच गया दोस्तों 6 रुपए पर। जैसे ही बिटकॉइन 6 रुपए पर पहुंचा फिर नए 1000 लोगों ने इसको खरीदा, प्राइस 0.01% फिर इंक्रीज हुआ, कहां पहुंच गया दोस्तों 60 रुपए पर। फिर 0.01% इंक्रीज होगा 1000 नए लोगों के खरीद लेने से, प्राइस पहुंच गया 600 पर। फिर किसी ने फिर 1000 नए लोगों ने खरीदा, फिर 0.01% की ग्रोथ मार दी और कहां पहुंच गया प्राइस 6000 रुपए पर। अब मुझे बताइए जिसने 6000 रुपए पर लिया क्या वो लॉस में रहेगा? बिल्कुल नहीं। और जिसने 6 पैसे पर लिया था वो 6000 में बेचकर लॉस में रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं। बस यही चीज चलते रहती है दोस्तों। और एक चीज यहाँ पर आती है कि इन बिटवीन जो है दोस्तों सेलर्स भी यहाँ पर आ जाते हैं। 1000 लोग खरीद रहे हैं तो हो सकता है कि 100 लोग बेच भी तो रहे होंगे उसी बिटवीन। तो इसी कारण से क्या होने लगता है दोस्तों ट्रेड इस प्रकार से क्रिप्टो चलने लगता है, थोड़ा बड़ा थोड़ा घटा, थोड़ा बड़ा थोड़ा घटा, ऐसी रनिंग चलता रहता है। ये फंडामेंटल्स यहाँ पर काम करता है दोस्तों और इसी कारण से क्रिप्टो में लॉस नहीं होता है। ओके, चलिए एसटीए टोकन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एसटीए टोकन भी एक माइन करेंसी है दोस्तों, सॉरी प्री माइन करेंसीज है, जिसमें एसटीए का नाम है, टोकन का नेम रखा गया है सिंबल के साथ एसटीए। डेसिमल यहाँ पर यूज हो रहा है दोस्तों, एट डेसिमल स्टैंडर्ड है यहाँ पर BP20 का, बाइनेंस की ब्लॉकचेन यूज की गई है। टोकन का टोटल सप्लाई है दोस्तों 21 करोड़ का। टोकन का जो इनिशियल वैल्यू था ये था $0.03, मतलब $2.40 से एसटीए शुरू हुआ। और टोकन की जो लॉन्चिंग डेट थी दोस्तों ये थी 29 सितंबर 2021, 29 सितंबर 2021 को एसटीए टोकन इंटायर वर्ल्ड में लॉन्च हुआ और सक्सेसफुली रन कर रहा है। एसटी टोकन का जो प्राइस है दोस्तों ये भी इन फ्यूचर आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा दोस्तों? इसके पीछे बड़े गोल्स हैं। पहला गोल है दोस्तों कि बाइनेंस ने अपनी वॉच लिस्ट में एसटीए को ले लिया है तो किसी भी वक्त बाइनेंस पर लिस्ट हो सकता है। दूसरा बड़ा गोल है दोस्तों इसका यूटिलिटी सर्विसेज आ सकता है, सॉरी आने वाला है। सेल्फ एक्सचेंज ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है दोस्तों बिट एसटी के नाम से। सेल्फ ब्लॉकचेन भी एसटी टोकन का मार्केट में आने वाला है, जैसा कि अभी परसों ही डेविड सर बता के गए कि 2 महीने के अंदर ही ब्लॉकचेन आ जाएगा। एसटी अपना मेटावर्स भी लेकर आ रहा है, मेटावर्स प्लेटफॉर्म। एसटीए ने अपना एनएफटी प्लेटफॉर्म भी रेडी करना शुरू कर दिया है और गेमिंग पोर्टल्स भी एसटीए लेकर आने वाला है। तो कुल मिलाकर ये 7 गोल्स हैं जिसकी वजह से एसटीए का जो प्राइस है इन फ्यूचर आप काफी हायर देखेंगे। अब देखिए दोस्तों व्हाट इज एनएफटी। एनएफटी में एसटीए को क्या बेनिफिट्स मिलेगा या कैसे बेनिफिट्स मिलेगा दोस्तों, उसको यहाँ पर समझिएगा। पहले समझिए एनएफटी होता क्या है। एनएफटी को अगर मैं एनएफटी का अगर फुल फॉर्म बताऊं आपको तो इसका मतलब होता है दोस्तों नॉन फंजेबल टोकन। ठीक है, एनएफटी नॉन फंजेबल टोकन। तो सबसे पहले फंजेबल का मीनिंग समझिए। फंजेबल का मतलब होता है दोस्तों रिप्लेसमेंट। ठीक है, कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट दोस्तों जिसका रिप्लेसमेंट किया जा सके। अब रिप्लेसमेंट कैसे होगा? जब प्रोडक्ट सेम होगा तो उसका रिप्लेसमेंट होगा। जैसे आपके पास एप्पल का फोन है, मेरे पास भी एप्पल का फोन है 14 प्रो मैक्स, दोनों का मॉडल कलर सब कुछ सेम है, हमने आपस में एक्सचेंज कर लिया, मैंने आपसे आपका फोन ले लिया, बदले में मेरा फोन आपको दे दिया, सब डाटा वाटा इरेज करके थोड़ी देर के एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो कोई फर्क पड़ा क्या दोस्तों? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। या फिर मैं कहता हूं कि आपके पास 500 रुपीज का नोट है, मेरे पास भी 500 रुपीज का नोट है, मैंने और आपने आपस में उस नोट को एक्सचेंज कर लिया, कोई फर्क पड़ा क्या? मतलब प्रोडक्ट ऐसा जो कि रिप्लेसमेंट किया जा सके, लेकिन कब किया जा सकेगा? जब उसकी वैल्यूज सेम हो, जब उसका लुक बिल्कुल सेम हो, दिखने में बिल्कुल एक जैसा हो, तो मैं क्या कहूंगा उसको? रिप्लेसमेंट करने वाला प्रोडक्ट, रिप्लेसमेंट किया जाने वाला प्रोडक्ट। अब नॉन फंजेबल कैसे बनेगा ये? तो नॉन फंजेबल के लिए क्या होता है दोस्तों, मैंने क्या किया उस 500 रुपए के नोट को ले जाकर मिस्टर अमिताभ बच्चन साहब के सिग्नेचर करवा लिए। अब ये जो मेरा 500 रुपए का नोट है ये तो यूनिक हो गया, अमित जी ने इस पर सिग्नेचर कर दिया, ऑटोग्राफ कर दिए। अब आप कहेंगे मुझसे कि शैलेश जी एक काम करो, ये नोट आप ले लो 500 रुपए का, चलो 1000 रुपए ले लो बदले में 500 रुपए दे दो, मैं दूंगा क्या इस नोट को? बिल्कुल नहीं दूंगा। तो ये क्या बन गया दोस्तों? एक प्रकार से नॉन फंजेबल, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा एक एक ही नोट है जो मेरे पास है दोस्तों, इसके अलावा एक दूसरा कोई भी 500 रुपए का नोट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसपे मिस्टर अमिताभ बच्चन साहब के सिग्नेचर हो। करेक्ट है? अब ये बन गया यूनिक।
तो ये हो गया नॉन फंसेबल। अब ये टोकन कैसे बनेगा, तो मैंने क्या किया दोस्तों, स्मार्टली इस 500 रुपए के नोट को टेबल पर रखा, एक बढ़िया सा इसका फोटोग्राफ लिया, फोटोग्राफ लेकर मैंने इसको डिजिटली एक ब्लॉकचेन के ऊपर इसको अपलोड किया। यहाँ पर एथेरियम की ब्लॉकचेन फिलहाल यूज की जाती है एनएफटीज में। तो ब्लॉकचेन पर जैसे ही मैंने डिप्लॉयमेंट किया तो दो चीज हुई। पहली, एक तो मुझे राइट्स मिल गए कि इसका ऑनर मैं हूँ, सर्टिफिकेशन हो गया। अदरवाइज क्या होता, मैं उसको गूगल पर डाल देता, डालने के बाद कोई भी उस नोट को, उसकी कॉपी को चुरा लेता और क्या बोलता है कि ये तो नोट मेरा है फिजिकली, करेक्ट। लेकिन मैंने ब्लॉकचेन पर उसको अपलोड किया तो राइट्स मेरे पास आ गए, उसकी ऑनरशिप का सर्टिफिकेशन मेरा हो गया कि मैंने इस नोट को अपलोड किया है, इसका मालिकाना हक मेरा है। ओके, अच्छा, फिजिकल नोट किसके पास है, मेरे ही पास है, लेकिन मैंने उसका डिजिटल रूप बनाकर कहाँ डाल दिया दोस्तों, ब्लॉकचेन के ऊपर। अब वो बना क्या, एनएफटी मतलब टोकन। एक तो सर्टिफिकेशंस मुझे मिल गया और दूसरा वो टोकन में कन्वर्ट हो गया। अब इस एनएफटी को मैं ऑक्शन में सेल करूंगा। ऑक्शन समझते हैं, नीलामी। तो मैंने किया, मैंने कहा कि 500 रुपए का नोट है जिसपे मिस्टर अमिताभ बच्चन साहब ने सिग्नेचर किया है। अब इस नोट को मैं $1000 में सेल करना चाहता हूँ। नीलामी स्टार्ट हुई, कोई आया बोले मैं $2000 दूंगा, किसी ने बोला मैं $5000 दूंगा, किसी एक बंदे ने कहा कि चलो मैं खरीदता हूँ इसको और मैं इसे $10,000 में खरीदना चाहता हूँ। मैंने ऑक्शन में सेल कर दिया। तो ये $10,000 किसके पास आएगा दोस्तों, जो ऑनर है, मैं ही ऑनर हूं, तो मेरे पास आ गया ये $10,000। बदले में क्या चला गया, मेरा वो जो इमेज था 500 रुपए के नोट का जिसपे अमिताभ बच्चन साहब ने सिग्नेचर किए थे, वो नोट उस बंदे को चला गया। ठीक है। अब जिस व्यक्ति ने $10,000 में खरीदा है, 2 साल बाद नोटबंदी हो गई। मोदी जी ने फिर अनाउंसमेंट कर दिया कि आज से 500 और 1000 के नोट यूटिलाइज, लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। अब ये नोट और ज्यादा यूनिक हो गया, क्योंकि उस समय का, लोग ऐसा बोलेंगे ना कि उस समय का 500 रुपए का नोट जिस पर अमिताभ बच्चन साहब ने सिग्नेचर किए थे, वो नोट आज मेरे पास है। कोई खरीदना चाहता हो तो बताओ। फिजिकल नोट किसके पास है, शैलेश के पास है आज भी, लेकिन डिजिटल कॉपी चल रही है उसकी मार्केट में, ठीक है, एनएफटीज के रूप में। अब इस एनएफटीज को इन्होंने क्या किया, इस $10,000 में खरीदे हुए वाले व्यक्ति ने फिर से इसको अपलोड किया ब्लॉकचेन के ऊपर और कहा कि मैं इस नोट को $1,00,000 में सेल करना चाहता हूँ। ऑक्शन फिर स्टार्ट हुआ, $1,00,000, $2,00,000, मान लो ये $10,00,000 में सेल आउट हुआ। तो जैसे ही $10,00,000 मतलब लगभग 8 करोड़ रुपए में जैसे ये सेल आउट हुआ, तो मुझे फिर से 10% की रॉयल्टी प्राप्त होगी। या जितनी बार भी ये नोट सेल आउट होगा उतनी बार इसकी 10% की रॉयल्टी मुझे प्राप्त होती रहेगी। ये है दोस्तों एनएफटी। अब इसमें एसटीए कैसे अहम रोल प्ले करेगा, तो ये जो ब्लॉकचेन रहेगी दोस्तों, एसटीए की खुद की ब्लॉकचेन, इस ब्लॉकचेन पर सारे एनएफटीज अपलोड होंगे। अपलोड होने के बाद ऑक्शन स्टार्ट होगा। ऑक्शन जब स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे नोट की सेलिंग बढ़ेगी। सेलिंग बढ़ेगी तो कैसे होगा, एसटीए का ब्लॉकचेन यूज हो रहा है तो एसटीए टोकन में ही तो सारे ट्रांजेक्शन होंगे। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, ऑब्वियसली प्राइस इंक्रीज होगा दोस्तों। अच्छा, एनएफटीज में आप क्या क्या दे सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर लगाया हुआ एक सुंदर सा पेंटिंग है, देख रहे होंगे। कुछ इमोजीज आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर एक लड़की है, एक लड़का है जिसकी दाढ़ी है, रेड कलर का कैप पहना हुआ है, एक मोटा सा चश्मा लगाया हुआ बंदा है, एक बच्चा जैसा दिख रहा है, एक महिला है जो शायद मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करती हैं, या जो भी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। एक बंदे ने हेलमेट पहना हुआ है, इस टाइप से। एक सरदार जी है यहाँ पर। तो कहने का मतलब है कि इमोजीज भी यहाँ पर हो सकती है, या कोई भी सुंदर सा पेंटिंग हो सकता है। ये देखिए, ये भी सब क्या है, एनएफटीज हैं। एक लड़की ने अपने सर पर मटका रखा हुआ है, ये अजीब सी एक पेंटिंग है। ये एक बंदर जैसा मुंह है जिसके मुंह में सिगार है। अमिताभ बच्चन साहब है यहाँ पर जिसका पोर्ट्रेट बनाया हुआ है, बहुत सुंदर सा। सरकार मूवी का ये फोटो लग रहा है मुझे। एक बंदा खड़ा हुआ है यहाँ पर, ये भी एक प्रकार का है। इस बंदे ने अपने साथ में ही अटैच करके एक और इमेज क्रिएट कर दी और ये भी बन गया एनएफटी। तो इस प्रकार के एनएफटी चल रहे हैं। अच्छा, एनएफटीज में आप म्यूजिक बनाकर भी अपलोड कर सकते हैं, आपका ऑडियो हो सकता है, आपके खुद के द्वारा क्लिक किया गया कोई फोटो हो सकता है, ऐसा फोटो जो दुनिया में उसका कोई दूसरा वर्जन ही ना हो। आपका फोन हो सकता है, आपने अपने फोन में डायमंड लगवा लिया, मान लो उसका जो बॉर्डर होता है, उस बॉर्डर पर आपने डायमंड लगवा लिया या उसको गोल्ड प्लेटेड कर दिया, तो वो दुनिया का यूनिक फोन हो गया। उसके जैसा कॉपी फोन तो पूरी दुनिया में नहीं है। तो क्या होता है दोस्तों, ये एनएफटी होता है। और ऐसी एनएफटीज को लोग खरीदने के लिए तत्पर रहते हैं। हो सकता है दोस्तों कि आपको कोई पेंटिंग पसंद में नहीं आ रही हो, लेकिन हो सकता है किसी व्यक्ति को वो पेंटिंग पसंद आ रही हो और वो व्यक्ति उसके लिए $10,000, $20,000, $50,000 या $1,00,000 देना चाहता हो। तो इसमें आपको और हमें क्या प्रॉब्लम है, उसका पैसा वो जो चाहे वो खरीदे।
तो कहने का मतलब है कि लोग एनएफटीज को लेकर पागल हो रहे हैं। अब मैं आपको कुछ एनएफटीज के एग्जांपल देता हूं। देखिए, सबसे पहला ट्वीट जो हुआ था दोस्तों दुनिया में, ट्विटर के फाउंडर से कौन, मिस्टर जैक डॉर्सी। मिस्टर जैक डॉर्सी ने अपना पहला ट्वीट, दुनिया का पहला ट्वीट जिसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, क्या लिखा था, जस्ट सेटिंग अप माय ट्विटर। ठीक है, कितनी तारीख को लिखा था, देखिए 21 मार्च 2006 को पहला ट्वीट किया था जैक डॉर्सी ने। और ये फर्स्ट ट्वीट का एनएफटी बनाया किसने, जैक डॉर्सी ने। और इस एनएफटी को सेल आउट किया दोस्तों, पता है कितने में, सिर्फ 2.9 मिलियन डॉलर्स में। इंडियन रुपीस में बात करें तो लगभग 23 करोड़ 96 लाख रुपए में, या मैं इसको राउंड फिगर में लिख देता हूँ, 24 करोड़ रुपए में ये एनएफटी बिका है। क्या था, सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जस्ट सेटिंग अप माय ट्विटर, बस इतना सा लिखा था जैक डॉर्सी ने। कितने में बिका, 24 करोड़ करोड़ रुपए में। अभी रुकिए और बताता हूँ आपको। नॉन फंसेबल टोकन में या एनएफटी में बीपल के द्वारा एक पेंटिंग बनाई गई थी, ये देख पा रहे हैं, वही पेंटिंग है ये बिकी है दोस्तों कितने में, 69.3 मिलियन डॉलर्स में। इसको भी मैंने रुपीस में कन्वर्ट किया, कितना है दोस्तों ये, 5 अरब 71 करोड़ 63 लाख समथिंग समथिंग रुपीस। सॉरी, शायद ये, एक सेकंड, हाँ जी, 5 अरब 71 करोड़ 63 लाख समथिंग समथिंग रुपीस में ये सेल हुआ है दोस्तों एनएफटी। अब आप समझ रहे हैं क्या क्या बिक रहा है एनएफटीज के रूप में मार्केट में, और खरीदने वाले लोग हैं दोस्तों मार्केट में। ओके, चलिए इसके बाद आते हैं मेटावर्स के ऊपर। जानते हैं आप मेटावर्स भी एसटी टोकन लेकर आ रहा है, क्यों ला रहा है दोस्तों, क्योंकि आप माने या ना माने फ्यूचर तो मेटावर्स का ही है दोस्तों। पहले समझिए मेटावर्स होता क्या है। आप फेसबुक चलाते हैं, आप व्हाट्सएप चलाते हैं, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, इन तीनों पर आप देखिएगा, जैसे आप फेसबुक व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम देख खोलते हैं तो इस टाइप का एक सिंबल आता है, नीचे लिखा हुआ है दोस्तों मेटा। पता है क्यों लिखा आ रहा है, क्योंकि वर्ल्ड की पहली ऐसी कंपनी है दोस्तों मेटावर्स के लिए जो काम कर रही है, जिसका नाम है दोस्तों फेसबुक। ओके, वर्ल्ड की दूसरी बड़ी कंपनी है गूगल जो मेटावर्स पर काम कर रही है। तीसरी बड़ी कंपनी है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट जो मेटावर्स पे काम कर रहा है। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रांड एप्पल जो मेटावर्स पे काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये चार बड़ी कंपनीज मेटावर्स के ऊपर काम कर रही हैं। तो बेसिकली मेटावर्स है क्या, आइए समझाता हूं यहाँ पर। मेटावर्स टेक्नोलॉजी दोस्तों बेसिकली एक 3D वर्चुअल इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करेगा। मतलब सीधे शब्दों में कहूं तो एक वर्चुअल वर्ल्ड है आपके लिए, और इस वर्चुअल वर्ल्ड में आप एंट्री करके बहुत सारे काम कर सकते हैं। क्या क्या यूजेस हैं इसके वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले मेटावर्स को समझिए। जैसे मान लीजिए कि आज मेरा मन हुआ कि चलो यार आज दुबई घूमते हैं, मैंने कहा कि चलो दुबई घूमते हैं, तो हम सब क्या करेंगे, एक वीआर हेडसेट पहनेंगे। ये राइट साइड लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आप एक बंदा देख रहे हैं, इसके हाथ में एक अजीब सा इंस्ट्रूमेंट नजर आ रहा होगा, यही है दोस्तों वीआर हेडसेट। ठीक है, हम सब ने वीआर हेडसेट पहना और हम सब कहाँ पहुंच गए, दुबई। मैंने कहा चलो यार कॉफी पीते हैं, हम सब दुबई के किसी कैफे में गए, वहां पर कॉफी पीने लगे। फिर मैंने कहा चलो बुर्ज खलीफा घूमते हैं, हम बुर्ज खलीफा में अंदर जाकर घूम रहे हैं। फिर मैंने कहा चलो यार शॉपिंग करते हैं, हम लोग सब शॉपिंग कर रहे हैं। फिजिकली हम कहाँ बैठे हैं, हम बैठे यहीं पर हैं अपने अपने प्लेस पर फिजिकली, लेकिन मेंटली हम कहाँ पर होंगे, बुर्ज खलीफा के अंदर शॉपिंग कर रहे होंगे। अब शॉपिंग किया, किसी ने कुछ खरीदा, किसी ने शर्ट खरीदा, किसी ने जैकेट लिया, किसी ने जींस लिया, किसी ने शूज लिया, कुछ भी खरीदा। अब इन खरीदे हुए प्रोडक्ट का पेमेंट भी करना होगा। ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, वर्चुअल वर्ल्ड है दोस्तों, तो वर्चुअल करेंसी से ही पेमेंट होगा। यानी हम बैठे बैठे यहीं से डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट कर देंगे। मजे की बात क्या है दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट हमने खरीदे हैं, इन प्रोडक्ट्स को हमारे घर पर डिलीवर भी किया जा सकेगा। हम सभी को वहां पर अपना अपना एड्रेस नोट डाउन करा के आना होगा, और उस एड्रेस पर वो प्रोडक्ट डिलीवर भी होगा। आप और हम उन प्रोडक्ट्स को फील भी कर पाएंगे, पहन कर देख भी पाएंगे। जैसे अभी अमेजन ने क्या किया, अमेजन को एक बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था, क्या कि लोग कपड़े खरीदते थे, किसी ने शर्ट खरीदा मान लो, अब खरीद तो लिया लेकिन पता चला कि साइज छोटा या बड़ा आ गया, तो फिर क्या करेगा व्यक्ति, वापस कर देगा उस प्रोडक्ट को, क्योंकि रिटर्न पॉलिसी रहती है इन ई कॉमर्स साइट्स की। अब व्यक्ति ने जैसे ही उस प्रोडक्ट को रिटर्न किया तो एक कोरियर सर्विस चार्ज तो लगा, किसका, अमेजन का। अमेजन आपसे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेगा। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, बहुत सारे बार जो है प्रोडक्ट्स वापस आता है। तो अमेजन को एक बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, तो अमेजन ने क्या किया, एक मेटावर्स रूम क्रिएट करना अभी शुरू कर दिया है। अब अमेजन कह रहा है कि आप इस मेटावर्स रूम में आइए, आपको जूते खरीदना, आप पहले जूता
पहन कर देख लीजिए, शर्ट खरीदना है शर्ट पहन कर देख लीजिए, फील कर लीजिए आप पर कैसा लग रहा है, साइज कैसा है, सब कुछ आप फिल आउट करिए, उसके बाद आप परचेस करिए। तो आज की डेट में इस मेटावर्स के बहुत सारे यूजेस होंगे दोस्तों। कैसे यूजेस होंगे? मान लीजिए कि आपको लुधियाना पंजाब में कोई मीटिंग करना है और अचानक से वहां पर कोई कर्फ्यू लग गया, तो आप क्या करेंगे? मेटावर्स रूम एक क्रिएट करेंगे, लुधियाना वाले लोगों को बोलेंगे कि इस मेटावर्स रूम में ठीक 12 बजे या 1 बजे आप लोग ज्वाइन हो जाना। जैसे ही 12 बजे 1 बजे ये लोग ज्वाइन होंगे, एक व्यक्ति आएगा जो अपना बिजनेस प्लान, एसटी टोकन का बिजनेस प्लान शो कर पाएगा और सभी लोग बैठकर वहां पर सुन पाएंगे। मतलब मेटावर्स पूरा का पूरा वर्चुअली रन करेगा। इससे समय भी बहुत ज्यादा बचेगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि आपको अलग अलग जगह जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है, या आउट ऑफ कंट्री भी आप जाते हैं, अमेरिका भी आप जाते हैं मीटिंग्स के लिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा? मेटावर्स रूम आ गया तो आप अपने घर पर बैठे बैठे दिल्ली पहुंच जाएंगे, घर पर बैठे बैठे मुंबई चले जाएंगे, घर पर बैठे बैठे अमेरिका जाकर आप मीटिंग करके आ जाएंगे। और इसका एक बड़ा बेनिफिट अब्रॉड में पढ़ने वाले बच्चों को भी मिलेगा। वो ऑनलाइन क्लासेस की बजाय मेटावर्स में एंट्री करके उस क्लास में बैठकर, अब्रॉड की उस क्लास में बैठकर खुद पढ़ाई कर पाएंगे। ये है दोस्तों मेटावर्स। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मेरी तरफ से ऑलमोस्ट प्रेजेंटेशन कंप्लीट हुआ। आप सभी ने बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ एक हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों मेरी आप सभी से कि इस वीडियो को मैं आप तक पहुंचा दूंगा यूट्यूब के माध्यम से, और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर लीजिएगा, और जो भी कमेंट्स आप कर पाए इस पर्टिकुलर वीडियो पर, ये वीडियो का कमेंट्स भी आप दीजिएगा। ओके।